नो डाउट जो अरबपति हमारे बिजनेसमैन है उनसे ज्यादा पैसा तो इनके पास नहीं है, दे हैव जस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्सेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट इनका आप लाइफस्टाइल देखोगे, लैम्बोर्गिनी ये चलाने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन जिस पे लॉक लगा होगा वो भी गोल्ड का लगाएंगे, 1.5-2। वाई? बिकॉज ये कल्चरल शिफ्ट वहां पर होने लग गया व्हेन दे स्टार्टेड जॉइनिंग द क्लब। स्वामी विवेकानंद जी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ फ्रीमेसन क्लब। यही डिफरेंस रहता है जो एक मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा कहने में कि गरीबी वाला माइंडसेट और अमीरी वाला माइंडसेट, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ यूथ के लिए कि ये जो विक्टिमहुड है ना, उससे थोड़ा सा यूथ बाहर आए। तो भाई साहब आप वो देखो कि वो अपने पैसे का अगेन से 1% यूज कर रहे हैं। एंड स्मार्ट मूव देखिए, हम लोग जब शादी करते हैं, कोई भी शादी करता है, आपने देखा होगा लड़का ऑफिस से लीव लेगा 30 दिन की, क्योंकि भाई हनीमून जाना है, घर का प्रिपरेशन, एटलीस्ट 10-15 दिन की तो लेता ही है, सैलरी का कट लेता है वो पे, उसके पास कोई और दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, 15 दिन उसका माइंड इधर फोकस रहेगा, उसके बाद 15 दिन एडजस्टमेंट में भी जाएगा, बिकॉज न्यूली वेड वाइफ को लाएगा, शॉपिंग कराना है, ये सारी चीज़ कराना है, तो काम उसका इफेक्ट हो रहा है। 1 महीने का पूरा गया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस मेकिंग थिंग है एटलीस्ट 1 महीने के। आज के टाइम पे शादियों का सबसे बड़ा जुमला है एक कंसेप्ट कॉल BPL। ये भी चल रहा है कि आज आप पे करो, बाय कर लो सारी चीजें एंड पे लेटर, शादी का मंडप सारा खर्चा आज कर लो, EMI पे चढ़ा रहे। जो सलमान खान के आपने नाम लिया, तो उनकी एक मूवी आने वाली थी, ये आप भी मत बताओ, मैं भी, आप शायद नहीं बता पाओगे, मैं भी अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों को कमेंट पे बताने दीजिए कौन सी मूवी थी। वो मूवी पूरी फंडेड थी, कुछ भी पैसा प्रोड्यूसर नहीं लगा, सारा डी जनाब ने लगाया था सारा। हाँ। और उनके ब्रदर की धमकी इनको आने लग गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक और पॉडकास्ट में। जब मैं पॉडकास्ट करता हूं, देखो पॉडकास्ट बहुत तरह के आप देखते होंगे इंटरनेट पे, हर तरह की चीज़ अवेलेबल है, लेकिन जब मैं पॉडकास्ट करता हूं तो कोशिश करता हूं कि ऐसे गेस्ट को मैं इनवाइट करूं जो या तो यूथ को ये बता सके कि आप पैसा कैसे बना सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट से, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से, अलग अलग तरह के बिजनेसेस से। आज हमारे साथ जो गेस्ट है बहुत ही स्पेशल है, अभिषेक भाई हमारे साथ हैं। वेलकम अभिषेक भाई। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। माय प्लेजर। इनको शायद किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मेरा अंदाज़ा ये है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं ना, वो शायद अभिषेक भाई को रील्स में, पॉडकास्ट में ऑलरेडी देख चुके होंगे। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इंटरनेट टुडे। अभिषेक भाई, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, सीधे मुद्दे पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, रिच वर्सेस पुअर, ये डिबेट इंटरनेट पे हम हर जगह देखते हैं। मैंने इंटरनेट पे देखा है कि एक रिच क्लब अलग से बन गया है, सीक्रेट रिच क्लब, जिसमें पुअर लोगों की एंट्री ही नहीं है। पहले हम ऐसा बॉलीवुड में देखते थे, अच्छा एक जनरल थीम भी बन गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए, हिस्ट्री के पन्नों से आज तक अगर आप देखेंगे तो ये क्लब्स हमेशा से एग्जिस्टेंस में थे। वैसे तो ये क्लब्स बहुत ज़्यादा हैं, एलीट हैं, बट प्रोमिनेंट अगर मैं कहूँ तो 2 से 3 काफ़ी प्रोमिनेंट क्लब्स होते हैं। एंड मैं कुछ इंटरेस्टिंग नाम भी आपको बताऊंगा जो आप जाके अगर कोई अपनी रिसर्च करते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि भाई कितनी शॉकिंग चीज़ है। तो जैसे अगर मैं 1830s के आसपास चले जाता हूँ तो 1830 में एक रिच लोगों का क्लब बना था जिसको कहते थे स्कल एंड बोन्स। स्कल एंड बोन्स। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया थ्योरी होती थी। क्या होता था कि उस समय पे जो टॉप एलीट यूनिवर्सिटीज़ होती थी, जैसे हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जो भी है सबसे एलीट होती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि जो ऑलरेडी इस क्लब के मेंबर है जिनने चालू किया रहता था, वो इस तलाश में रहते थे कि सबसे ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स कौन हो सकते हैं यूनिवर्सिटी के। तो वो पहले महीने में ही जज कर लेते थे कि अच्छा ये बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इवेंट्स में, ये बंदा पढ़ने में बहुत एक्सेप्शनल है, इसके स्कोर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं अपने कुछ मापदंडों के हिसाब से निकाल लेते थे कि आगे चल के कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। और 1800s में कुछ बड़ा करना बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में ही होता था। विल गो इनटू पॉलिटिक्स, विल गो इनटू बिजनेस, इस तरह से चलता था। बिजनेस से भी ज़्यादा पॉलिटिक्स का चलता था। तो वहाँ पर एक प्रथा चलती थी, उसको कहते थे टैप प्रथा। टैप करना बोलते हैं ना, टैपिंग प्रथा। तो उसमें क्या होता था कि हर जगह पूरे यूनिवर्सिटीज़ में, जो यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती थी, वहाँ पर ये बात चलती रहती थी कि भाई कोई तो क्लब है, लेकिन किसी को पता नहीं रहता था कानो कान। लेकिन सबको एक सिग्नल पता था कि कभी अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आपका जब सेशन क्लास चल रहा होगा, उस समय पर आपके अगर इधर 3 बार टैप करता है, दैट मीन्स यू आर सिलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट क्लब। इस तरह से सीक्रेट रखा गया था उस चीज को। ओके। सो स्कल एंड बोन्स की शुरुआत ऐसी होती थी। आपको अगर कुछ नाम बताऊं, पूरी बुश फैमिली जो है, जॉर्ज बुश, WD बुश, पूरी फैमिली इसका पार्ट रह चुकी है।
प्रोमिनेंट पॉलिसी मेकर्स जो रूजवेल्ट के टाइम से अगर हम बात करें, दे वर अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। अब यहाँ पर बीच में विवाद होने लग गए थे, ये बाहर कैसे आया? बाहर ऐसा आया था कि जब ये सारी चीज़ें चलने लग गई थी तो क्लब का एक मेंबर था जो थोड़ा फेमिनिज्म को सपोर्ट करता था, और ये क्लब बिकॉज इतना पुराना था, ये फीमेल्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे। ओ माय गॉड। यस, ओनली मेल, बिकॉज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उस समय से थोड़ी बहुत चल रही थी। तो व्हाट हैपेंड इज कि एक व्यक्ति ने जब शादी करी तो ही कुडंट सस्टेन दैट सीक्रेट विथ हिमसेल्फ, तो उसने अपनी वाइफ को बताया। वाइफ बोली यार, उसकी वाइफ भी काफ़ी प्रोमिनेंट थी, शी वॉज एन एक्ट्रेस। बोले यार ऐसे कैसे, हमारी एंट्री नहीं है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो उन्होंने जाके बात करी और वहाँ से धीरे धीरे फिर उन्होंने मीडिया पे थोड़ी सी उछालनी शुरू कर दी, मैगजीन्स और ये पे। दैट इज़ व्हेन पीपल गॉट टू नो दैट दिस क्लब एग्जिस्ट। वैसे ही एक और क्लब आया, तो ये हो गया ज़्यादातर पॉलिटिशियंस वालों का क्लब बना। अब क्या हो गया कि धीरे धीरे जब हम 1800s के एंड की तरफ आने लग गए, 1900s के आसपास आने लग गए, तो जो आर्टिसंस थे, जो आर्टिस्ट लोग रहते हैं अलग अलग तरीके के, अगर आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्ट्रीट पे काफ़ी जो सबसे ज़्यादा हिप हॉपर्स और रैपर्स बने वो स्ट्रीट से निकल के आए थे। वो दे हैव सीन अ लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ड्रग्स, माफिया, काफ़ी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। अब इन लोगों को ये था कि अब इनके पास पैसे आने लग गए थे। अच्छा, आप एक चीज़ नोटिस करना, हमारे देश में भी ये एक बहुत बड़ा कल्चर है, जितने भी रैपर्स रहते हैं, जितने भी हिप हॉप आर्टिस्ट रहते हैं, नो डाउट जो अरबपति हमारे बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा पैसा तो इनके पास नहीं है। दे हैव जस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्सेस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। बट इनका आप लाइफस्टाइल देखोगे, लैम्बोर्गिनी ये चलाने की कोशिश करेंगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन जिस पे लॉक लगा होगा वो भी गोल्ड का लगाएंगे, 1.5-2। वाई? बिकॉज ये कल्चरल शिफ्ट वहां पर होने लग गया व्हेन दे स्टार्टेड ज्वाइनिंग द क्लब। उन्होंने कहा कि सिंगर्स को वो तवज्जो नहीं दिया जाता, इनको सोचते हैं यार ये तो गायक ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ फ्यू 100 years बैक। तो इनको चाहिए था, हमको ये भी दिखाना है कि बॉस हम पैसा भी कमा रहे हैं, हम अय्याश भी, हम ऐश भी कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। एंड द बेस्ट वे टू कम इन टू द मेन स्ट्रीम वॉज कि हम ड्रग एडिक्ट वाला वर्जन ले लें, लैविश लाइफस्टाइल वाला लेने लग जाए। तो देयर केम अनदर क्लब कॉल्ड फ्री मेसन क्लब। बट फ्री मेसन क्लब वॉज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू रैपर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। इसकी शुरुआत हुई थी आर्टिस्ट, पेंटर्स, और ये भी काफ़ी 500-600 साल से चल रहा था। अब आपको ऑडियंस को एक शॉकिंग बात बताता हूँ। अब कुछ जिसको विश्वास नहीं हो जाके थोड़ा रिसर्च करना, मे बी कुछ बुक्स पढ़ना, कुछ गूगल करना। स्वामी विवेकानंद जी वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फ्री मेसन क्लब। आप बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहे हैं। आप जाके चेक कीजिए। हमें एडिट करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, आप जाके ये चेक कीजिए एंड आप जाके चेक करेंगे। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग आउट देयर। Okay. इट वाज जस्ट अ क्लब जो आर्टिसंस को प्रमोट कर रहा है। अब देखिए, एक आर्टिस्ट रहेगा, वो पूरी दुनिया को एंटरटेन कर रहा है। हाँ. कोई आर्ट से कर रहा है, कोई इससे कर रहा है, उसको ये भी तो चाहिए कि भाई एक समय पे मैं भी करूं। हाँ. अब हाइपोथेटिकल सोचिए, दिलजीत जी होते हैं या जस्टिन बीबर होता है, इनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, सब लोग देखने जाएंगे, तो इनको सबको मजा आएगा। 50,000 की टिकट ले रहे, उनकी भी तो इच्छाएं होती होंगी, उनकी भी इच्छा होंगी कि भाई हम भी किसी को ऑब्जर्व करें, हम भी कहीं पर बैठे अपनी फैमिली के साथ और किसी को देखें। लेकिन ये तो टॉप आर्टिस्ट हैं, तो ये क्लब का काम कुछ गलत काम करने के लिए नहीं था। दिस इज लाइक कि ये भाई हमारी किटी पार्टी चल रही है, लाइक माइंडेड लोग हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि फ्री मेसन जैसा क्लब एक बोहेमियन क्लब भी था। ये 3 सबसे प्रोमिनेंट क्लब्स रहे रिच लोगों के। तो इन क्लब्स के जो रक्षक रहते थे, जो बोहेमियन क्लब होता था वो एक फॉरेस्ट के अंदर होता है आज भी वहाँ पर एक्टिविटी। आपने कभी कुछ हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि फॉरेस्ट के बीच में अचानक से या कोई अलग से आइलैंड में काफ़ी बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। सो वो दे हैव टेकन रेफरेंसेस फ्रॉम दीज काइंड ऑफ क्लब्स। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, यूएस में जब भी कोई प्रेसिडेंट अपना भाषण देने वाला रहता है फॉर द इलेक्शंस, उससे पहले बहुत सारे ये सारे प्रेसिडेंट्स बोहेमियन क्लब के सामने ये दे चुके रहते हैं। दे आर एक्चुअली चेकिंग द वाइब्स कि अगर हम इस तरह का भाषण दें, बिकॉज यूएस का आपको पता है इलेक्शन का थोड़ा सिस्टम अलग रहता है, डिबेट होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर वो लोग चेक कर लेते हैं। प्लस जिसको उम्मीद सबसे ज़्यादा होती है कि ये बंदा आने वाला है, एंड दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ बोहेमियन क्लब, वो अपने सारे पॉलिसीज एजेंडाज वहाँ पर पहले से बता चुके रहते हैं। तो दुनिया को लगता है कि हमारे सामने पहली बार ये टीवी पे हो रहा है, बट ये सारे उस क्लब में हो चुका है। बोहेमियन क्लब के साथ भी सेम प्रॉब्लम था कि वहाँ पर लेडीज अलाउड नहीं थे, लेकिन अब हर तीनों क्लब में ये चीजें अलाउड है। तो रिच लोगों का क्या रहता है कि दिस रिच पीपल दे वांट टू स्टे अहेड ऑफ द पीपल, दैट इज नंबर 1। तो ये लोग लाइक माइंडेड, वो कहते हैं ना कि यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल विथ हुम यू हैंग अराउंड विथ। तो जैसे 5 लोगों के साथ जिनके साथ आप उठना बैठना कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है आप पॉजिटिव बनोगे, अगर वो क्रिब करने वाले नेगेटिव है आप नेगेटिव बनोगे, अगर वो सिर्फ गरीबी की बात कर रहे हैं आप भी गरीब ही रहोगे। तभी आप देखोगे जो बंदा सक्सेसफुल होते जाता है उसका सर्कल बदलता जाता है।
अक्सर वो लोग स्टेटमेंट देते हैं, जो भी बंदा महारत हासिल कर रहा है, ऊपर जा रहा है ना, वो बोलता है यार पुराने गिनती के एक दो दोस्त बचे, मेरा तो सर्कल ही बदल गया। एंड दिस इज द हार्श रियलिटी, इफ यू हैव टू गो अप, सबका माइंडसेट मैच नहीं होता, वो वेवलेंथ मैच नहीं होता। तो ये जो क्लब्स होती है रिच लोगों की, ये उस तरह का एम्बियंस देती है। आगे क्या क्या नई चीजें करने वाले हैं, आज हम एआई की बात करें, ये लोग 12-15 साल पहले एआई और ये सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, तो दे हैव एन एडवांटेज कि इसके आगे जा सके। इनको वो सारे रिच मैन प्रॉब्लम पता है कि अच्छा भाई इस कंट्री में टैक्स हेवन्स अच्छे हैं, यहाँ पर टैक्सेशन बहुत ज्यादा है, तो पैसा किस तरह से रूट किया जाए। तो दिस इज व्हाई दीज रिच क्लब्स एक्चुअली एग्जिस्ट। और ये रिच क्लब्स, जस्ट लास्ट शॉर्ट लाइन, ये रिच क्लब्स इसलिए बने हुए थे बिकॉज 13 ब्लड लाइन्स करके फैमिलीज थी। जैसे हम बात करते हैं, मैंने उसके बारे में बहुत बात की है तो आज इतनी नहीं करेंगे, जैसे रॉथशाइल्ड्स हो गए, देन यू हैव बंडी फैमिली करके है, ये सारे वो फैमिलीज थी, 13 फैमिलीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो कि सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करती हैं आज के समय पे भी, बाय नॉट बीइंग इन द फोर्ब्स कवर ऑल्सो, विदाउट बीइंग इन दोज थिंग्स। इनफैक्ट फैक्ट आपको बताता हूँ, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स ऑफ रॉथशाइल्ड हु इज अलाइव राइट नाउ, वो एक अभी आलिशान मैरिज जो चल रही है 5,000 करोड़ की, उसमें भी आए थे और उनकी फोटो खुद नहीं क्लिक करा रहे थे, लेकिन किसी सेलिब्रिटी, अब 4,000 सेलिब्रिटी होंगे, कोई ना कोई तो कैच कर लेगा, उन्होंने जाने अनजाने में सेल्फी करते हुए खींच ली और वो आ गए उस फोटो में। तो द पॉइंट इज, रिच लोगों का अलग क्लब रहता है, इनकी सोच बहुत अलग रहती है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट व्हाट नॉर्मल पीपल आर टॉकिंग अबाउट, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। पैसे कमाना उनका एक फोकस है, बिकॉज दे नो पैसे से आएगा उनके पास पावर, एंड पैसा एंड पावर इज व्हाट विल डोमिनेट द एंटायर वर्ल्ड। वो इस चीज पे वर्क कर रहे हैं, इस तरह से इनके सारे क्लब्स होते हैं। आई एम अगेन सेइंग ये कुछ गलत नहीं करता, हाँ देयर आर गलत क्लब्स ऑल्सो, बट वो अगर ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स आया तो हम नेक्स्ट पार्ट कभी करेंगे तो वो गलत वाले। वंडरफुल। अभिषेक भाई, आपने अंबानी जी की जो मैरिज चल रही है, लेविश मैरिज चल रही है, उसकी बात की है, तो उस पर एक छोटी सी चीज़ मैं भी ऐड करना चाह रहा हूँ। देखो, अभी उस मैरिज को लेके ना हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। लोग कह रहे हैं 5,000 करोड़ खर्च किया है, गरीबों में बांट देते, कोई खाना खा लेता, ये कर लेता, वो कर लेता। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो ये 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं ना, ये गरीबों के पास ही आ रहे हैं। जो वहाँ पे फूल लगाए जा रहे हैं वो भी कोई गरीब ही लगा रहा है, जो वहाँ पे बैंड बाजा लेके आया है, घोड़ी लेके आया है, वहाँ पे जो डेकोरेशन करने वाला है, तो ये पैसा मार्केट में ही आ रहा है। यही डिफरेंस रहता है, जो एक मतलब ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगा कहने में कि गरीबी वाला माइंडसेट और अमीरी वाला माइंडसेट, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ यूथ के लिए कि ये जो विक्टिमहुड है ना, उससे थोड़ा सा यूथ बाहर आए। हमारे देश को अडानी ने लूट लिया, अंबानी ने लूट लिया, जो ये स्टेटमेंट्स कह रहे हैं ना, सारे वहीं पे जाके रोटियां तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ यूथ को जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी ना, उतना जल्दी मेरे हिसाब से भी नहीं। और ये शादी वाली चीज़ तो मैं स्टैटिस्टिकली प्रूव कर दूंगा कि क्यों माइंडसेट गलत हो रहा है। देखिए, मजाक मस्ती तक ठीक है, मैं खुद मजे लेता हूँ, लेकिन रियलिस्टिक पॉइंट बताते हैं। चलिए, आप दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर अभी हम बैठे हुए हैं। दिल्ली में आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति शादी अगर करने जाता है, पहले उसकी जॉब लग जाती है, मान लीजिए 22 तक लगे, हम बोलते हैं एक्सेप्शनल, IIT IIM का पास आउट निकला, गुड पैकेज के साथ निकला हुआ है, बट कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ऑफ द 2-3 ईयर्स इतनी ज़्यादा सेविंग तो होनी नहीं है, बिकॉज प्लेसेस लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई है। तो मान लेते वो घुमा फिरा के कुछ भी करके, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट केस सिनेरियो, महीने का वो बचा ले रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। एट द एज ऑफ 23-24 ही इज एबल टू सेव 1 लाख रुपीज अ मंथ, 12 लाख रुपए साल के बचा लिए, ठीक है। अगले साल उसकी शादी है, ऑब्वियस ही है, अगर वो उतने स्टेटस पे है तो वो 12 लाख की शादी नहीं करता, वो 30 से 40, एवरेज दिल्ली की शादियों का कॉस्ट 30 लाख जाता है एवरेज, ठीक है। 40 लाख की वो शादी कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अभी वो शादी के लिए या तो घर वालों से पैसे ले रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी का आ रहा है, या तो फिर लोन ले रहे हैं, क्योंकि वो जॉब वाला तो वो कर नहीं पा रहा। कहीं ना कहीं उसकी नेटवर्थ अभी बनी नहीं है, वो टेक्निकली अपने नेटवर्थ का 60% डाल रहा है अपनी शादी में। अंबानीज हैव नॉट इवन पुट 1% इन देयर शादी, दैट इज नंबर 1। सेकेंड चीज, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये पैसा उन गरीबों को इस पे जा रहा है। अब हो सकता है कुछ लोग ना इसमें बोले, लेकिन जस्टिन बीबर कौन सा गरीब था, कर सकते हैं, उसको 83 करोड़ क्यों दिए गए, रिहाना कौन सी गरीब थी। तो भाई साहब, आप वो देखो कि वो अपने पैसे का अगेन सेइंग 1% यूज कर रहे हैं। एंड स्मार्ट मूव देखिए, हम लोग जब शादी कर रहे हैं, कोई भी शादी करता है, आपने देखा होगा, लड़का ऑफिस से लीव लेगा 30 दिन की, क्योंकि भाई हनीमून जाना है, घर का प्रिपेयर, एटलीस्ट 10-15 दिन की तो लेता ही है, सैलरी का कट लेता है वो पे, उसके पास कोई और दूसरा इनकम सोर्स नहीं है, 15 दिन उसका माइंड इधर फोकस रहेगा, उसके बाद 15 दिन एडजस्टमेंट में भी जाएगा, बिकॉज न्यूली वेड वाइफ को लाएगा, शॉपिंग कराना है, ये सारी चीज़ कराना है, तो काम उसका इफेक्ट हो रहा है। 1 महीने का पूरा गया, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉस मेकिंग थिंग है, एटलीस्ट 1 महीने के।
अंबानीज ने जब ये शादी चलते हुए ये 52 53 डेज के साइकिल के अंदर भी 16,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो 5,000 गए हैं, तो भी यहाँ पर देयर आर पीपल जिन्होंने उनके लिए 16,000 करोड़ कमाए हैं। आप ये सोच रहे हो कि यार टैरिफ बढ़ा दिया, दैट इज अ बिजनेस डिसीजन। टैरिफ तो बढ़ना ही है, एंड बीइंग अ मार्केट लीडर उनको देख के अगले दिन ही मेरे वाले ने भी बढ़ा दिया। तो पॉइंट ये है कि दीज आर, हम लोग जब जा रहे हैं हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं जो अरे भाई ये शादी में, एंड दैट इज देयर मोमेंट। वो उनका पैसा है, उन्होंने कमाया है, चोरी का नहीं है, उनको जैसे यूज करना है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ज्यादातर ना आज की यूथ में हो गया। इंटरनेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अभिषेक भाई। मैं एक सर्वे पढ़ रहा था शादियों के खर्चे पे, और उस सर्वे में ये बताया था कि इंडियन यूथ जो है जो लोन्स ले रहे हैं उसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो अपनी शादियों को लेविश बनाने के लिए लोन ले रहे हैं। और करीब 19-20% का एक नंबर था कि 19-20% जो लोन यूथ ले रहे हैं उनमें से 19-20% यूथ ऐसे हैं जो 3-4 दिन 5 दिन के हॉलीडेज के लिए लोन ले रहे हैं। आप 3-4 दिन 5 दिन घूमने के लिए लोन ले रहे हो, 4 साल की किस्तें आप बांध रहे हो। एग्जैक्टली ऐसा आप अपने साथ कर रहे हो, जो पैसा कमा के खर्च कर रहे हैं अपने पैसे को ही, उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो। दिस इज आज के टाइम पे शादियों का सबसे बड़ा जुमला है एक कंसेप्ट कॉल्ड बीपीएल। ये भी चल रहा है कि आज आप पे करो, बाय कर लो सारी चीजें एंड पे लेटर। शादी का मंडप सारा खर्चा आज कर लो, ईएमआई पे चढ़ा रहे हैं। एंड यू नो इसका एक बहुत बड़ा एक रिलेशन है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा यूथ ओवर द लास्ट 6-7 ईयर्स काफी बात करता है फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन का। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। अब आप सोचो, ये तो हमने बेस्ट केस सिनेरियो देखा जिसमें सिर्फ 1% लोग आते हैं सैलरी स्लैब में स्टार्टिंग से, ठीक है। मैक्सिमम वुड स्टार्ट अराउंड 20 to 50,000। दिस इज द हार्डकोर रियलिटी। 15-18 बिल्कुल। मैं अभिषेक भाई थोड़ा पॉजिटिव कि चलो 20 से 50,000, और आपको पता है दिल्ली में रेंट ही एक जगह पे 25-30 हजार चले जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अब आप सोचो वो 20 से 50,000 वाला बंदा लोन ले लेता है 20 लाख की शादी पे। शादी में जब नई बिहार के लड़की आएगी तो उसके एक्सपेक्टेशंस होंगे, मेरे को शॉपिंग कराओ, ये कराओ, उसके लिए क्रेडिट कार्ड स्वाइप हो रहा है। जॉब ये कर रहा है, चलो लड़की भी कर रही है, ईएमआई सारे इसको भरने, सैलरी नहीं बच रही है, अरे यार दुनिया कितनी खराब है। उस पर से सोशल मीडिया पे और नेगेटिविटी देख ली, पॉलिटिशियंस को गाली दे रहे, इसको गाली दे रहे, फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। फिर अचानक से एक कोविड जैसा सिनेरियो आ जाएगा जिसमें प्राइवेट जॉब्स भी चले जाएंगी, ईएमआईज आपकी 80,000 की, जॉब आपकी बची नहीं है। क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा। आई विल टेल यू 99% आज लोग सफर कर रहे हैं, जो भी मेंटल इश्यूज हैं, इट इज बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस, नथिंग एल्स। फाइनेंस, कुछ लोग बोलेंगे पैसे से क्या होता है भाई, हमको तो दान करना है। अरे दान करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए, आप ये चीज नहीं समझ रहे हो। आज अजीम प्रेम जी 15,000 करोड़ इसलिए डाल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास 50,000 करोड़ है। तो पॉइंट इज, कहना बहुत आसान है, पैसे की क्या जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग यू शुड ओनली रन बिहाइंड मनी, बट यू नीड मोर देन एडिक्वेट मनी, तभी जाके आपको वो मेंटल फ्रीडम मिलेगा। अगर वो नहीं है तो आप फ्रस्ट्रेट होगे और उसके बाद दुनिया भर की लाइफस्टाइल डिजीजेस, दुनिया भर की सारी चीज़ें। तो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। तो यूथ को ये समझना पड़ेगा कि आपको ना आपके इनकम सोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे, काफ़ी चीज़ें इस पर वर्क करना पड़ेगा। ट्रू, वंडरफुल। तो भाई मेरे छोटे भाइयों जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, जो समरी अभी जो अभिषेक भाई ने बोला है उसकी समरी यही है। देखो, इंटरनेट एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है ना, वो अपने ऊपर डिपेंडेंट है। उसको मिसयूज़ ना करो, उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके, हर चीज़ से इंस्पायर होके, और ऐसा ना हो कि सारे पैसे को ही खर्च कर दो। अभिषेक भाई, ये टॉपिक बहुत मस्त था। एक माफिया का आज कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर चीज़ में माफिया हो गया है। पार्किंग में माफिया हो गया है, बॉलीवुड में तो हमेशा से ही था, बाहर के लोग आके काम नहीं कर सकते हैं। कैसे ख़त्म हो सकता है? अभी क्या इसका देख, ख़त्म तो नहीं हो सकता, बट माफिया हर सेक्टर में है। टू स्टार्ट ऑफ विथ, मैं शुरू करता हूँ मुंबई के रियल एस्टेट माफिया से। आप देखोगे मुंबई के प्राइसेस तो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं। 1 लाख पर स्क्वायर फीट के वो जा रहे हैं, ज़मीनें जा रहे हैं। अगर आप कुछ एरियाज़ में चले जाओ टूवर्ड साउथ बॉम्बे तो अलग ही रेट चल रहा है। लेकिन आप कभी जाके देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे जो सबसे फेमस जुहू बीच है, जुहू बीच के जस्ट इधर सामने सी फेसिंग जो घर है, वो 300 करोड़ का फ्लैट है। 300 करोड़ का फ्लैट है। वो बंदे ने 300 करोड़ दिए हैं ताकि रात के 4 बजे तक पी पा आवाज सुनते रहे। पानी की तो आवाज आती नहीं है, और इस डर पे कि मुंबई की बारिश आपको भी पता है किसी ना किसी दिन उधर फ्लड आनी है। तो अनरियलिस्टिक वे में ये दाम क्यों बढ़े? बिकॉज देयर इज अ रियल एस्टेट माफिया सिटिंग ओवर देयर, व्हाइट कॉलर पीपल। ये इंश्योर करते हैं कि रियल एस्टेट के दाम इधर गिरे ही ना, और ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करेंगे। 3 फ्लैट है, कोई नहीं बिका है, लेकिन दिखा देंगे 2 बिक गया भाई,
आखिरी बचा हुआ है, चलो 10% डिस्काउंट कर देंगे, 1 लाख स्क्वायर फीट के हिसाब से कर रहे हैं, अब तुमको 10% डिस्काउंट। सामने वाला, अरे 10% भी मिल रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है, ले लेते हैं वहाँ पे। आप आज के समय पे, दिस माइट बी कॉन्ट्रोवर्शियल, अगर कोई रियल एस्टेट वाला देख रहा है तो वो शायद इस चीज़ पे एग्री करेगा अगर वो सच्चा है। आज के टाइम पे अगर आप मुंबई के अदर देन एलीट क्लास सोसाइटीज को छोड़ दो, बिकॉज वो एक प्रीमियम अलग चले जाता है, उसके अलावा आप कहीं पर भी मुंबई में एज एन इन्वेस्टमेंट अगर फ्लैट खरीद रहे हो, वो घाटे का सौदा है। अगर आप रहने के लिए ले रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो आप 1 करोड़ के घर पे रहो, 2 करोड़ में, वैसे मुंबई का आजकल तो गुड़गांव दिल्ली में भी वही सेम चीज़ हो गई है, बट मुंबई में अनरियलिस्टिक चल रहा है। अच्छा, ये माफिया वाला जो कंसेप्ट है ना, माफियाज तो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे हमारे वर्ल्ड का जो क्लासिक माफिया स्टेट बताता हूँ, एक बंदा था जो दिन के 300 करोड़ कमाता था, दिन के 300 करोड़ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो बंदा ऐसा था कि उसको एरोप्लेन से अपना जो चीज़ सप्लाई करनी रहती थी वो भेजता था, तो वो पायलट को हर फ्लाइट के लिए 4.5 करोड़ रुपए देता था एक एक दिन के, कि भाई तुम 4.5 करोड़ लो और मेरा माल पहुँचाओ। वो बंदा ऐसा था कि एक बार अपनी बेटी को लेकर जंगल में गया था और बहुत ठंड थी। अब बेटी बोली पापा बहुत ठंड लग रही, क्या करें, और वो पुलिस से भाग रहा था उस समय पे, थोड़ी पुलिस पीछे पड़ गई थी, तो बाहर कहीं जा नहीं सकते थे, बट उसके पास नोटों की गड्डियाँ हमेशा रहती थी। तो उस बंदे ने अपनी बेटी को, ताकि गर्म रह सके उस समय पे माहौल पे, $6 मिलियन को आग लगाई थी, कैश को। और मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। ये बंदा, इसको बेसिकली कहा जाता है कि इसने कोलंबिया को डेथ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बना दिया था अराउंड 92-93 के आसपास में। कहीं पर भी गोलीबारी चल रही, जो हम वाइल्ड वेस्ट बोलते हैं ना, वो कंसेप्ट ही कहीं ना कहीं यहाँ से आया था। फोर्ब्स लिस्ट में $30 बिलियन के हिसाब से इसकी नेटवर्थ एक बार आ चुकी थी। तो ये बंदे ने माफिया को काफी ग्लैमराइज कर दिया था, जो हम पुरानी बॉलीवुड मूवीज में भी देखते हैं। फोर्ब्स को भी बहुत क्वेश्चन किया गया था। एग्जैक्टली कि भाई कैसे आप किसी को भी डाल रहे हो। पॉइंट था, इस बंदे के पास अंधा पैसा था, जितना मैं बता रहा हूँ। आप सोचो, मतलब जब इसकी यॉट जाती थी कि भाई इसका घर शिफ्ट हो रहा है, तो यॉट के अंदर 5-6 बोट रहेंगी, 3-4 चॉपर्स रहेंगे, ये मतलब उसके एसेट्स जा रहे हैं इधर से उधर। प्रॉब्लम इसने बस ये कर दी थी कि ये पूरे गवर्नमेंट से भिड़ गया था। पहले तो एक जर्नलिस्ट को इसने उड़ा दिया था सड़ेआम, उसके बाद एक बहुत हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस को उड़ा दिया था, इलेक्शंस में भी उतर गए थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट और सबने डिसाइड किया, ब्यूरोक्रेट्स ने, कि बॉस ये तो राजा बन चुका है, इसको कुछ भी करके हटाना पड़ेगा। तो शूट करने का फैसला लिया गया, क्योंकि वो अंधाधुंध किसी को भी मर्डर कर रहा था। वो पहले रॉबिन हुड था, लेकिन अंधाधुंध किसी को भी मर्डर कर रहा था। तो फाइनली डिसाइड किया गया कि इसको किसी तरह से उड़ाया जाए, और उसको उड़ाया गया। मतलब उसे हर तरफ से गोलीबारी करके उसके घर के इधर ही न्यू कि टुडे इज़ माई लास्ट डे, एंड फिर उसको उड़ाया गया, एंड ही डाइड एट अ वेरी रिलेटिवली यंगर एज। तो वो वहाँ पे था। इंडिया की भी अगर बात करूँ तो बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा माफिया रहा है। सबसे तगड़ा माफिया जो है वो बॉलीवुड का, और अलग अलग तरीके का माफिया है। हाँ। देखिए, जो टेक्निकल माफिया के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो आपने कहानी सुनी होगी कि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठा है, नहा धो के गया, श्रद्धालु है, वो एक मंदिर जा रहा है पूजा करने के लिए अपने ही एरिया के इधर, और पूजा करते करते उसको कोई शूट कर देता है। मैं भूषण जी की बात कर रहा हूँ। तो भूषण जी जो इतने बड़े म्यूजिक कंपनी के वहाँ पे थे, उनके फादर बेसिकली, तो उनको शूट किया गया एक माफिया की तरफ। तब अचानक से लोग हिले थे, लेकिन माफिया का चीज़ उससे पहले शुरू हुआ था। चलिए इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ, काफ़ी जो बॉलीवुड एंथुजियास्ट भी हैं, जो यूथ देखता भी है, बाकी भी देखते हैं, उनको भी समझ में आएगा। सीन क्या था कि अर्लीज जब पहली बार बॉलीवुड चालू हुआ था, इट वॉज नॉट अ वेरी कमर्शियली वाइबल थिंग। उसमें पैसा ज़्यादा नहीं बनता था। तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में तो एक्टर ही सिंगर रहता था, सिंगर कभी कभार डायरेक्टर भी वही रह रहा है, हीरोइन बस एक अलग से रहती थी। वो कुछ मूवीज में हीरोइन भी नहीं है, और वही चल रहा है पूरा। तो इस तरह से चल रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि जब धीरे धीरे ये मार्केट बॉलीवुड का मैच्योर भी हो रहा था, उस समय पे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देने को तैयार नहीं थी, बिकॉज मूवीज वाज अ रिस्की बिजनेस। चली तो पैसा रिकवर होगा, अदरवाइज बैंक का तो पूरा वो एनपीए बढ़ता जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस समय पे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर्स जो थे वो सोचे कि यार पैसा तो करने पड़ेंगे, वरना हम अच्छे इफेक्ट्स नहीं दिखा सकते, अच्छे लोकेशन नहीं दिखा सकते, स्विट्जरलैंड कैसे लेके जाएंगे हमारे एक्टर एक्ट्रेस को। तब सबसे ज़्यादा पैसा चल रहा था बॉम्बे के डॉन्स के पास, माफियाज के पास। तो एक व्यक्ति था हाजी मस्तान। तो आप लोगों ने अगर वंस अपॉन अ टाइम मुंबई या इस तरह की मूवीज देखी है, तो वहाँ पर दिखाया गया है, वाइट पहन के ये थे। तो हाजी मस्तान वाज अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड, एंड स्पेसिफिकली उनका दिल आ गया था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस पे भी, जो आपने मूवीज में भी देखा, वो सही बात, बॉबी। यस, एग्जैक्टली। तो
कहीं ना कहीं इनको इतना इंटरेस्ट हो गया था कि ही स्टार्टेड फंडिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसी के साथ साथ दुबई के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आने लग गई थी। जो हमारे बिग डी है उनने भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करना शुरू कर दी थी हर जगह पे। लोग कमेंट में बताएंगे डी फॉर क्या होता है। मैं बता देता हूँ, दाऊद इब्राहिम की बात दाऊद इब्राहिम जी हाँ। तो उनने भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग करनी शुरू करी थी। अब ये बहुत चल रहा था। इस चक्कर में क्या हो गया, एक्टर्स की फीस बढ़ने लग गई, प्रोड्यूसर्स भी खुश, ज़्यादा कमाने लग गए कहीं ना कहीं। और इनको चाहिए था ग्लैम वर्ल्ड। डॉन लोगों को चाहिए था कि हम किसी पार्टी में जाए, 3 एक्टर्स हमारे साथ है, 2 एक्टर हमारे पार्टी में घूम रहे हैं, फोटोज आ रही हैं। बीच में अनिल कपूर जी की भी फोटो आई थी, अगर आपको ध्यान हो। अनिल कपूर की आई थी, सलमान खान की आई थी, संजय दत्त की आई थी। संजय दत्त की तो बेसिकली संजय दत्त आपने बोला ना, तो यहाँ पर पहला रियलिटी चेक है जो 92 93 का जो ब्लास्ट वाला सीन हुआ, तब पहला आया कि अरे यार ये मतलब हम खतरों के साथ तो नहीं खेल रहे, क्योंकि ये ब्लास्ट ने एक चेक दिखा दिया कि बहुत रिस्क है इस चीज पे। दूसरा क्या हो गया कि इंसिडेंट ये हो गया कि जो सलमान खान के आपने नाम लिया, तो उनकी एक मूवी आने वाली थी। ये आप भी मत बताओ, मैं भी, आप शायद नहीं बता पाओगे, मैं भी अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों को कमेंट पे बताने दीजिए कौन सी मूवी थी। वो मूवी पूरी फंडेड थी, कुछ भी पैसा प्रोड्यूसर नहीं लगा, सारा डी जनाब ने लगाया था सारा। ठीक है, हाँ। और उनके ब्रदर की धमकी इनको आने लग गई। हाँ। हैप्पी न्यू ईयर मूवी के पे धमकी आने लग गई थी कि भैया ये रिलीज इधर ही होगी और कहीं नहीं होगी, वरना हम तुमको उड़ा देंगे। ये काफी तो क्या हो गया, बॉलीवुड तब समझने लग गया कि भाई हम आग के साथ खेल रहे हैं। हाँ। और इसी बीच में जो क्लीनिंग अप शुरू हो गई थी, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं भैया ये बहुत गैंगस्टर वाला सिस्टम चल रहा है, वो क्लीनिंग अप हो गया था, तो दे वर गेटिंग अ स्टैंड। इसी बीच में फाइनली एक मूवी आई जो बहुत कम लोगों को पता थी, जो गेम चेंजर थी, किसी को नहीं पता। मूवी अच्छी है, यूट्यूब पे भी है अभी, आंखें। हाँ। जो अमिताभ बच्चन की है, 3 ब्लाइंड लोगों को लेके पहली बार एक बैंक ने कहा हम फंड करेंगे अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के नाम पे, और क्योंकि पूरी कास्ट अच्छी थी, परेश रावल थे, अर्जुन रामपाल थे, इस तरह, तो उन्होंने फंडिंग करी और वो प्रॉफिटेबल निकला। उसके बाद सीरियल्स की दुनिया में जो बालाजी टेलीफिल्म्स चलती है, उन लोगों ने लिया, वो वाइबल हुआ। तो नाउ बैंकिंग क्या होता है, किसी भी सेक्टर में जब मार्केट लीडर एक बार ट्राई कर लेता है और उसको, तो बाकी लोग फिर फॉलो। अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आने लग गया। 2010-2012 के बाद इंटरनेशनल कोलैबोरेशन होने लग गया। आपने देखा होगा डिज्नी के साथ हुआ, यूटीवी का हुआ, ये सारी चीजें हो गई। तब जाके वो एक्सपांशन हुआ एंड देन एक्टर स्टार्टेड। जो 10 लाख में काम करता था, अब 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरह से सैलरी। तो ये माफिया ही कहीं ना कहीं एक जड़ थी। अगर माफिया बैठी रहती तो ये धीरे धीरे सैलरीज बढ़ती और कुछ और ही सिनेरियो होता। राइट। तो ये चीज है। वहां पर एक और माफिया, अभी शॉर्ट में अगर बताऊं तो अभी एक और माफिया चलता है जिसको कहते हैं नेपोटिज्म माफिया। और उसके गुरुदेव कौन है वो लोग बता देंगे कौन है, क्योंकि आप क्लियरली देखो कि कितने टैलेंटेड इंसान आते हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनको स्कोप नहीं मिलता। चलिए मैं लोगों को चाहूंगा वो तीनों नाम गेस करें, बहुत इजी रहता है इसलिए मैं बता रहा हूं। आज से कुछ साल पहले, बहुत बड़ा हिंट दे रहा हूं मैं, तो इससे आराम से समझ जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा सा गाना निकला था, उसमें एक एक्ट्रेस थी, मात्र 18 साल की थी, लेकिन वो सारी बड़ी एक्ट्रेस को चैलेंज दे चुकी थी। सारी मूवीज उनको मिल रही थी, सारी सुपर हिट हो रही थी। 18 साल या 19 साल की उम्र में अचानक से ये अपने नए घर की बिल्डिंग के फ्लैट से छत से गिर जाती हैं। गाने का नाम है 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। स्पेकुलेशन ये थी, स्पेकुलेशन के रियलिटी थी कि एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर जो आज भी बहुत बड़ी मूवीज प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ सीक्रेट में उन्होंने शादी करी थी। इंटरकास्ट थी, लड़की शायद वाज एक्सपेक्टिंग, ओह माय गॉड, एंड दैट गाय वाज ऑलरेडी मैरिड। वो ये कहता रहा कि मैं तोड़ूंगा, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं। और इसी चक्कर में कहा जाता है इट वाज अ प्लान्ड मर्डर। आई डोंट नो वाज इट अ मर्डर और व्हाट, बट इंटरेस्टिंगली उसका रेफरेंस एक और मूवी ओम शांति ओम में रेफरेंस वहीं से आया है। तो बहुत लोगों को पता नहीं है कि मूवी इंडस्ट्री अपनी ही इंडस्ट्री से काफी रेफरेंस पॉइंट्स लेती है। अब ध्यान आ रहा है आपको ओम शांति ओम में? राइट। ठीक है। तो पहला ये हुआ, चलो ठीक है। फिर उसी के 20 साल बाद एक वापस 18 साल की एक्ट्रेस 15-16 से शुरू करती है, अमिताभ जी के साथ एक मूवी आती है, आमिर खान के साथ एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी आती है जिसमें वो सब कुछ भूल जाते हैं। उसमें एक डांस नंबर भी रहता है उनका किसी के साथ अफेयर चलता है, जो सुबह क्या उठता है सूरज जैसा कुछ उगता है, तो वैसे किसी के साथ चलता है। तो उनका वो अफेयर चलता है, अचानक से वो एक दिन अपने रूम पे सुसाइड करते हुए पाई जाती हैं झगड़े के बाद। अगेन पीपल आर सेइंग इट इज अ प्लान्ड मर्डर, बट सुसाइड करार दिया जाता है। और हाल फिलहाल में कोविड के समय में हम सभी को पता है एक अपकमिंग स्टार आता है,
पूरी इंडस्ट्री को हिलाता है, खुद की मेहनत से ऊपर जाता है, पहले सीरियल्स में रहता है, फिर वो पूरी तरीके से ऊपर आता है, लेकिन कोई भी उसको पार्टी में सपोर्ट, आप क्लियरली एक्सप्रेशन से देख सकते हो, एक जेलसी वाली फीलिंग रहती है, जो ये नेपोटिज्म वाली रहती है। उस व्यक्ति का भी अचानक से एक दिन आता है जो खुश है इतना, सुसाइड हो गया है, और वो तो ऑब्वियसली अ पॉलिटिशियन वाज इन्वॉल्व, जिसके चक्कर में बंगाली कोई बच गए, बट द पॉइंट इज ये है। और इसी चक्कर में देयर इज वन लेडी जिनको अब गवर्नमेंट में भी स्थान मिला है, जो एक्ट्रेस भी हैं, वो बड़ी वोकल होती हैं इन सारी चीज़ों को लेके, लेकिन उनके पीछे भी कुछ ना कुछ करके पड़ जाते हैं कई कई तरह, बट शी इज़ वेरी बोल्ड, आई शुड कमेंड दैट, अप्रिशिएट दैट, नॉट टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स। तो इस तरह के ना बहुत सारे, हर इंडस्ट्री में माफिया है, आईटी में माफिया है, हर चीज़ में माफिया है। तो अगर अच्छा मीडिया में एक माफिया है, पता हो वो क्या माफिया है? मीडिया हाउसेस जितने लोग देखते हैं, हम जितने भी चैनल्स, मैं 99.5% बोल रहा हूँ, बोल्ड स्टेटमेंट, 99.5% मीडिया हाउसेस में ये माफिया चलता है। एंड यू नो व्हाट इज दैट माफिया डूइंग? वो माफिया सिंपल सा करता है, इफ यू नीड प्रमोशन यू नीड टू स्लीप विद द बॉस। दिस इज द रियलिटी। अब बोलोगे लड़कों का कैसे? देयर आर लेडी बॉसेस आल्सो, दे माइट बी मैरिड आल्सो, ऑफ कोर्स, एंड दिस statement has been given to me by some of the most prominent media figures. So this is not what I am saying. Networking का कुछ तो फायदा होता है, your net worth is your net worth. तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क और नेटवर्थ वाली बात मीडिया वालों ने, और ये मैंने सिर्फ एक नहीं, लीडिंग मीडिया हाउसेस से पूछा है। मैंने बोला यार फिर टैलेंट का, बोला टैलेंट बैक सीट ले लेता है, पहले ये चीज़ होती है। बिल्कुल होता है अभिषेक, एंड आई वुड नॉट डिसएग्री टू दिस। और कॉर्पोरेट में मैं भी बहुत साल मैंने सीनियर लीडरशिप रोल्स में जॉब किया है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जब मैं ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें कॉर्पोरेट्स में भी होती हैं। मी टू एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया था, जिसके थ्रू एक जो इस तरह के प्रेडेटर्स होते हैं ना, उनके मन में ना एक डर बैठने लग गया था कि भाई अब कभी भी हमारी पोल खुल सकती है, लेकिन उसको भी ना एक मिसयूज़ कर दिया गया। बहुत सारे महिलाओं ने गलत एलिगेशंस लगाए, तो लोगों को ये लगने लग गया जैसे अपना डोरी वाला केस है, कोई भी दहेज का थाने में चली जाती है कपड़े फाड़ के कि मेरे साथ मारपीट कर दिए। तो जो एक्चुअल उसका रियलिटी था ना कि दहेज के अगेंस्ट जो स्ट्रिक्ट लॉ लाया था वो वीक हो गया है, ऐसे ही ये भी केस हो गया। द प्रॉब्लम जो मुझे इधर लगती है, अगेन गिविंग अ बोल्ड स्टेटमेंट, इज हमारी जनता, हमारा देश, हमारे जितने भी लोग हैं वो ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ, अगेन फ्रॉम द इंडस्ट्री। 2003 के आसपास की बात है, 2003-2006 के आसपास की बात है। श्वेता तिवारी एक्ट्रेस हैं, उनका एक पहला डिवोर्स आता है, ठीक है, हर जगह चलता है, मीडिया पूरी प्रेस करती है, क्योंकि उन्होंने ओपनली खुद ने बोला मैं डाइवोर्स फाइल कर रही हूँ, तो यार क्या बात है, विमेन पावर, ये वो ऐसा वैसा करके। फिर एक खबर आती है कि उनका उसी के 3-4 साल बाद कोई अभिनव करके कोई थे, उनके साथ शायद अफेयर चल रहा था, जो वो डिनाई कर रहे थे, लेकिन उनकी शादी हो गई 1-2 साल बाद, ठीक है, चलो अच्छी बात है, बेबी भी हुआ, शादी भी कर ली। 6 साल बाद उनके साथ भी डाइवोर्स होता है, और एलिगेशन लगता है कि मेरे साथ घर पे असॉल्ट किया जाता था, मुझे मारा पीटा जाता था। अगेन मीडिया चेरिशेस द विमेन। आई एम नॉट सेइंग ऐसा नहीं हो सकता, हुआ होगा, बट पॉइंट इज कि कोई दूसरा साइड सुनना ही नहीं चाहता। मीडिया को मसाला चाहिए। आज आप देख लो, अगेन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट हमको दोनों तरफ बैलेंस करना है। तो जैसे हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति, एक फेमस क्रिकेटर हैं, लोग गेस कर लेंगे, तो उनके केस में क्या हो गया कि उनके और उनके वाइफ का डाइवोर्स हुआ, अनाउंसमेंट, सारा एलिगेशन वाइफ पे लग गया। नोबडी इज इवन रेडी टू लिसन टू दैट पर्सपेक्टिव। हर नरेशन आ चुका है। पहले तो नरेशन आ गया कि एक अलेक्जेंडर करके बंदा है, तो दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ का जब ब्रेकअप हुआ था तब वो बंदा इन्हीं के साथ दिखा गया था, और जब इन दोनों क्रिकेटर और इनका हुआ तब वापस वो दिखा गया, तो उसका पहले एक एंगल जोड़ दिया गया कि ये भी सर्बिया का है तो हो सकता है। दूसरा ये क्या है, गोल्ड डिगर कि भैया देखो ये सारी चीज़ें लेके चले जाएंगे, लेकिन क्रिकेटर बड़ा स्मार्ट है, देखो मम्मी के नाम पे कर दिया। अब चलिए इस पर दूसरा पर्सपेक्टिव तो सोच के देखिए। पहली चीज़ है, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। देयर हैव बिन कॉन्स्टेंट एलिगेशंस इन द मीडिया विथ प्रूफ्स। मीडिया ने ये चीज़ दी है। जब मीडिया का आप एक वर्जन समझ रहे हो तो दूसरा भी तो देख लो, जिसमें कहा गया है कि 2023 में इस क्रिकेटर के संबंध थे हुकर्स के साथ। शादी में रहने के बावजूद ये काफ़ी सारे लड़कियों के साथ डेट कर रहे थे। अब किसी और इनको रंगे हाथ पकड़ाया था इनकी ही वाइफ ने, देन वाइफ ने। पॉइंट ये है कि इस वर्जन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पीआर तो सिंपैथी में लगी पड़ी है।
जस्ट बिकॉज किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं डजेंट मीन कि वो रिश्तेदारी निभाने में भी अच्छा होगा। स्किल्स क्रूएलिटी की हिटलर के पास भी थी, लेकिन रिश्तों में वो अच्छा नहीं था। उसने रातों रात, जब उसको पता लग गया कि अब मैं निपटने वाला हूं, उसने रातों रात बंदी बना के शादी करी और उसी लड़की को जहर दिया। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम इसकी भी बात करते हैं, ये जो हम क्रिकेटर वाली केस की बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति ये समझने को तैयार नहीं है कि दूसरा वर्जन क्या है। हम सिर्फ अपना वर्डिक्ट, आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से ज्यादा जज सोशल मीडिया पे बैठे हैं। आप कुछ करो और वो जजमेंट अपना पास कर देंगे, नो इफ नो बट। पर वो नहीं समझ रहे हैं कि सामने वाले के भी परिवार है, उसके भी इमोशंस है, उसका भी एक मेंटल हेल्थ है जो वो शायद डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या इफेक्ट कर रहा है। आए दिन आपने देखा होगा कोई सोशल इन्फ्लुएंसर डिप्रेशन में आके जो बहुत खुश दिख रही थी, वो अचानक से सुसाइड कर रही है। क्यों कर रही है? पर पीपल हैव बिकम इररिस्पॉन्सिबल। हेट एक अलग लेवल पे जा चुका है। आज के टाइम पे वो हेट नहीं है, दिस हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल। कंपैरिजन हैज गॉन टू नेक्स्ट लेवल। लोग ये नहीं समझ रहे कि इंस्टाग्राम पे एक फीचर होता है जिसको कहते हैं फिल्टर। इट्स सिंपली सेज कि जो भी आप उधर देख रहे हो वो फिल्टर्ड है, और फिल्टर्ड में सब अपना अच्छा पार्ट दिखाते हैं। 24 घंटे के जो बेस्ट 10 मिनट होते हैं लोग वो दिखा रहे हैं। वो 18 घंटे जब वो ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ, वो कोई नहीं दिखा। ट्रू। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अभिषेक भाई, जब हम छोटे थे हम सुनते थे कि किसी एक्टर ने लोगों पे गाड़ी चढ़ा दी रोड पे सोते हुए। हम सुनते थे कि किसी एक्टर ने डी गैंग या जो भी अंडरवर्ल्ड डॉन्स वगैरह है उनके साथ जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे उनमें वो थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये लोग गलत हैं। अगर ये पावर जो है ना, ये कैमरा जो है ना लोगों के हाथ में आ जाए ना, तो हम लोग दुनिया को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आज जब ये कैमरा लोगों के हाथ में आ गया है ना, तो इन्फ्लुएंसर्स हम बन गए हैं, लेकिन हम दुनिया को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को और ख़राब बना रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स जो है ना, आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। आज जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है फिर से अभिषेक भाई, लेकिन बहुत ही थर्ड क्लास क्वालिटी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत थर्ड क्लास काम कर रहे हैं। समाज में आज जो जितनी गंदगी बॉलीवुड ने फैलाई थी ना, मैं कह रहा हूँ उससे 1000 गुना ज़्यादा गंदगी जो है ना, वो आज इन्फ्लुएंसर्स फैला। इसका सिंपल एग्जांपल आप देखिए, एक इन्फ्लुएंसर, कोई भी इन्फ्लुएंसर, वो जाके एक 16 साल के 17 साल के लड़के को जाके हरास करता, उठक बैठक करवा रहा है, पी कर रहा है उसके ऊपर, एंड देयर आर पीपल हु आर चेरिशिंग दिस। अरे भाई 15-16 साल का लड़का है, उसके दिमाग में क्या चल रही होगी वो छोड़िए। एक लड़की अपने दोस्त को बोलती तू मेरा रील बना, मैं गाड़ी चला रही हूँ, वो गाड़ी पीछे करते करते घाई में चले जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। यू नो व्हाट हैपेंस, द वेरी नेक्स्ट डे उस लड़की की बहन FIR दर्ज कर देती है उसके दोस्त पे जो वो शूट कर रहा था, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, सामने वाले ने बोला रील बनाओ, रील बना के उसने फैमिली को इन्फॉर्म भी किया कि भैया ये चीज हो गई, और इसके पूरा करियर। एक लड़की, सिंपल सा है, एक लड़का बस में जा रहा है, बस में गलती से धक्का लगता है, वो उस लड़की पे गिरता है, लड़की उस पे चिल्ला चोट करती है, लोग आके मारते हैं, उसके फोटो खींच लेती है, सोशल मीडिया पे डालती है, हर जगह हरासमेंट 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 चल रहा है, उसको जॉब से निकाला जाता है, उसकी सोसाइटी से निकाला जाता है, केस चलता है। वो बंदा अपना करियर छोड़ के अब बोलता है मैं लॉयर बनूंगा, लॉयर बन के वो अपना 6 साल तक खुद वो केस लड़ता है, क्लीन निकलता है। वो लड़की आराम से कनाडा में बैठी है, चिल कर रही है। इसका पूरा 6 साल इसको अपने आप को प्रूफ करने में, आप समझ रहे हो, एक धक्के को प्रूफ करने के लिए, और सोसाइटी ने तो वर्डिक्ट दे दी। तो ये एक बहुत ही बेकार चीज हो रही है कि मैं लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इतने क्विक मत हो जजमेंट पे। और दूसरी चीज है, ठीक है दुनिया में है नेगेटिविटी, लेकिन हर नेगेटिविटी में भी कुछ पॉजिटिविटी है, उस पॉजिटिविटी को देखो। इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन। एक छोटी सी कहानी मैंने हाल फिलहाल में किसी को बताई थी, वो मैं इधर बताना चाहूंगा, बहुत छोटी सी है, इससे आपको क्लैरिटी होगी कि हम लोग सोचते कैसे हैं। एक न्यूली वेड कपल रहता है, नई शादी होती है, वो जाते हैं अपना घर शिफ्ट करते हैं। घर शिफ्ट करते हैं तो बीवी सुबह नाश्ता कर रही है, हस्बैंड नहा के आता है, लव मैरिज हुई इनकी, सामने देखते हैं तो बीवी बोलती है यार पड़ोसी हमारे अच्छे नहीं। बोले क्यों? खिड़की से देख रही है, बोले यार कितने गंदे कपड़े सुखाते हैं, उनको धोना नहीं आता। तो बोले पति कुछ बोलता नहीं है, चलो ठीक है। दूसरे दिन भी वो सेम कमेंट दे रही है, 10वें दिन भी, क्योंकि वह वैसे गंदे कपड़े दिख रहे हैं। 30वें दिन बोले इनको तो धोना ही नहीं आता, देखो कैसे इनकी बनियान में कितनी गंदगी दिख रही है, ये दिख रही है। 30 दिन तक वो ये कर रही है। 31वें दिन अचानक से बोलती है यार आपने जाके पड़ोसियों को कुछ बोला क्या? बोले क्यों, क्या हो गया? बोले यार देखो आज तो बड़े साफ लग रहे कपड़े, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। तो उसने बोला कि आज मैंने अपनी खिड़की साफ करी थी। पॉइंट आप समझ रहे हैं? इट इज ऑल अबाउट परसेप्शन।
परसेप्शन, हमने हमारे सामने जो हेट्रेड और नेगेटिविटी की परत चढ़ा दी है, हमको हर चीज एक्सट्रीम ब्लैक एंड वाइट में ही लग रही है, हर चीज नेगेटिव लग रही है। जैसे आपने स्टार्टिंग में अंबानीज अडानीज की बात करी, कोई ये नहीं बात कर रहा कि कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई। 1000 करोड़ रुपए CSR में अंबानी जी ने लगाए हैं। हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, दुनिया भर का पैसा ये। 40 दिन तक, शादी की भी बात करो, 40 दिन तक 5000 लोगों को फ्री में भंडारा। कितने लोग हम कर पाते हैं? जजमेंट तो हम बहुत जल्दी पास करते हैं, आप लोग कर सकते हो, कितने लोग कर सकते हैं? फिर वही बोलेंगे अरे नहीं, इन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए तो अभी पुण्य कमा रहे। भाई पहले थोड़े पैसे कमा, जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है, वही लोग इनकी शादी में जाके रसगुल्ले खा रहे हैं। ऑडियंस को ना यही नहीं समझ में आ रहा। जितने भी पॉलिटिशियंस अदानी अंबानी को गाली देते थे ना, सारे इनके दरवाजे पे खड़े हुए हैं वो लिफाफे लेके। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि बॉस, लेट्स फेस इट आउट, दूर पूरी दुनिया को फोकस करने से बेटर है ना अगर हम खुद पे फोकस कर लें, तो बहुत सारी चीज़ें सुधर जाएंगी, हम कमाने लग जाएंगे, हमारी मेंटल हेल्थ हमारी अच्छी हो जाएगी। यार आप बताओ, आजकल ना ये वर्ड को इतना प्रचलित कर दिया, डिप्रेशन, हर दूसरे बंदे, मैं तो बड़ा डिप्रेशन में हूँ। 8-10 साल पहले हमारा घर वालों को अगर हम बोलते ना डिप्रेशन, तो लत मार के हमको भगाते, बोले ये कौन सा नया वर्ड लेके आ गया किसी को तब। और इन लोगों ने तो देखा भी नहीं है हम लोग क्या क्या देख के निकले हैं चीज़ों से। मतलब वी हैव सीन कि भैया सही में 3-3 दिन तक खाने के लिए कुछ भी नहीं है, एक टाइम का खाना हो रहा है मैक्सिमम में। आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवन फ्रॉम दैट एरा। यहाँ पर तो भाई अरे यार आज जोमेटो से मेरा बर्गर नहीं आया, मेरे को बड़ा टेंशन हो रहा है, पुराना बर्गर दे दिया, उस पर उनको टेंशन हो जा रहा है। छोटी छोटी बात पे पहले क्या होता था, पहले हमारी एंग्जाइटी होती थी सर्वाइवल की। पुराने ज़माने में ट्राइबल्स को ये टेंशन होती थी कहीं शेर अटैक ना कर दे, एलिगेटर अटैक ना कर दे, मछली पकड़ने जा रहे हैं। सर्वाइवल वाली चीज़ तो चले गई है। आजकल एंग्जाइटी होती है, एक नोटिफिकेशन आ गया, अरे किसी ने मेरा डिसलाइक कर दिया वीडियो, तो किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया, तो अरे मेरा दोस्त तो जाके यूरोप घूम रहा है। वो ये उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि यूरोप इसलिए घूम रहा है कि उसकी कंपनी एक प्रोजेक्ट के लिए भेजी है उसको पैसे डाल के, बट वो यार मेरा दोस्त तो यूरोप घूम रहा है, यार मैं तो इधर। जब वो यूरोप घूम रहा है और यूरोप में अगर उसकी वाइफ के साथ उसका झगड़ा हो गया तो वो नहीं दिखा रहा है, वो नहीं देख वो पा सिर्फ अच्छी चीज दिखा रहा है। इसका क्लासिक मेरे एक दोस्त में हुआ था, मैंने उससे बात करी तो उसने बड़ा फोटो डाला था फेसबुक पे कि विद माय बेस्ट हबी, बेस्टेस्ट हबी, ऐसा वैसा करके डाला। मैंने बोला यार क्या प्यार है इनके बीच में, तो बहुत ही बढ़िया। 3 दिन बाद उसी के फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो कुछ उसी का टॉपिक है। मैंने बोला तो बड़ी खुश है, बोले यार वो तो बहुत झगड़े चल रहे हैं उनके, शायद डाइवोर्स तक बात है। मैंने बोला 3 दिन पहले तो ये मैंने देखा, तो बोले वो तो यार उनकी एनिवर्सरी थी, तो उसने, मैंने बोला क्या चल रहा है दुनिया में दिखाने के लिए। तो आज ना लोग एक फॉल्स वैलिडेशन के पीछे, पता है बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पे, इन्फ्लुएंसर्स के कमेंट्स पे अच्छी बात अगर करें, लोग नेगेटिव कमेंट क्यों करेंगे? इसलिए नहीं कि दे रियली फील, इसलिए कि उस नेगेटिव कमेंट में एंगेजमेंट ज्यादा होगी, तो वो 100 लाइक 500 लाइक उनको वो वैलिडेशन दे रहा है, यस मैंने आज रोहित भाई, राहुल भाई, अभिषेक भाई, एलविश भाई को मैंने कुछ नेगेटिव बोला, वहां पे 100 लाइक्स आए। अच्छा एक चीज यहाँ पे आपको रोकूंगा अभिषेक भाई जी, हम अपना कंटेंट बनाते हैं, हम सोचते हैं भाई वायरल होगा, अच्छा है, लोगों तक रीच जाएगा, उससे ऑब्वियसली मोनेटाइजेशन भी होता है, लेकिन लोग कमेंट्स पे लाइक्स के लिए क्यों पागल हो रहे हैं? मुझे ये इसका सिंपल है, वही वैलिडेशन वाली चीज है। देखिए ये पूरा साइकोलॉजिकल गेम है। हाँ। लोग प्रोज एंड कॉन्स समझ नहीं रहे। हाँ, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इन्फ्लुएंसर कर रहा है, तुम लोग जितने कमेंट करोगे कमाना इन्फ्लुएंसर को, उससे हाँ एंगेजमेंट मिलेगी। एंगेजमेंट इज रीच, रीच इज एडसेंस, एडसेंस इज ब्रांड, घूम फिर के वो कमाना है। लेकिन ये साइकोलॉजिकली मैं वही कह रहा हूँ, इतने डिस्ट्रैक्टेड हो गए हैं। क्या हो गया कि सब लोग प्लेजर लूप में फंस चुके हैं। उनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, उनको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए। इंस्टेंट प्लेजर का मैंने गाली दिया 100 लाइक आ गए, भाई मजा आ गया इस चीज पे। तो वो लॉन्ग टर्म सोच नहीं रहे कि भाई तुमने 1 घंटा वो वीडियो देख के कुछ सीख लिया होता तो वो ज्यादा फायदा होता, तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। एक और चीज अभिषेक भाई, गंदा कमेंट कर दिया, अब हर बार जब कोई उसके कमेंट को लाइक कर रहा है तो वो जाके कमेंट को देख रहा है किसने क्या लाइक, किसने लाइक। उस पे अगर उसने रिप्लाई किया वाह भाई, तो उस पे भी वो रिप्लाई कर रहा हाँ देखा। मतलब कमेंट पे, अरे जिस क्रिएटर के वीडियो पे तुमने कमेंट किया है वो उस वीडियो से कुछ कमा भी रहा होगा, हो सकता है ब्रांड प्रमोशन भी कर रहा होगा, तुम तो फ्री में मजदूरी कर रहे हो उसके लिए। तो ये इनको समझ में नहीं आ रहा कि गेम इधर इन्फ्लुएंसर खेल रहा है, फंस ये लोग रहे। अब आप ये खुद देखो ना, सिंपल सा है,
मैंने आज तक वॉरेन बफेट सर, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, अडानी को कभी नहीं देखा ट्विटर पे जाके ये साला चोर है, ये साला ये है। वो अपने काम से काम पे मतलब रख रहे हो, तुम कुछ भी बोलो, जाए भाड़ में। दिस इज द ट्रू क्वालिटी ऑफ एनी बडी हु इज कंटेंट विद इन देमसेल्फ। और ये बेसिकली इनसिक्योरिटी होती है। लोग, हर बंदा डीप विद इन जाता है कि मैं भी शायद उस जगह पे होना चाहता था, मैं भी शायद उस पॉडकास्ट में बैठना चाहता था, मैं भी शायद वो ब्रांड डील चाहता था, मैं भी उस लाइफस्टाइल को जीना चाहता था, मैं जी नहीं पाया, तो आई हैव टू वेंट माई फ्रस्ट्रेशन समवेयर। ये उनके लिए सबसे, मानो या ना मानो, यही तरीका होता है जब सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में एक होती है क्रैब थ्योरी। क्रैब थ्योरी एक सिंपल सा कहती है, एक दुकान में एक बंदा जाता है, 10 क्रैब की बॉटल्स रहती है जिसके अंदर क्रैब्स रहते हैं, सारे ढक्कन बंद रहता है, एक ढक्कन खुला रहता है, उसके अंदर 12 क्रैब्स रहते हैं। ये दुकानदार को बोलता है अरे भैया बंद कर लो, क्रैब निकल जाएगा। दुकानदार बोलता है नहीं निकलेगा। बोले क्यों? क्योंकि ये इंडियन क्रैब्स हैं, एक ऊपर जाएगा तो सब नीचे खींच लेंगे। ये थ्योरी इंडिया में चलती है। इंडिया में लोगों से डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए इंडिया में 3 चीज़ें हमेशा याद रखना है। पैसा अगर कमा रहे हो, किसी को मत बताओ कितना कमा रहे हो। इतिहास गवाह है, जिस दिन सबको बताने लग जाओगे आपका डूबना निश्चिंत हो जाता है। दूसरी चीज़ इंडिया में ये है कि अपनी नेटवर्किंग स्ट्रांग रखो। एंड नेटवर्किंग डजंट मीन फोटो वाली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग मतलब रात के 12 बजे आपको काम पड़े, आप फ़ोन करोगे तो सामने वाला अगर खुद ना आ सके, कोई ना कोई मदद पहुंचा सके। ये दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है। और तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ पर समझ के चलनी है कि पॉलिटिशियंस के साथ आपको बैर नहीं रखनी है। आप भले ही चीज़ें बताओ, लेकिन पॉलिटिशियंस के साथ बैर मत रखो, बिकॉज पॉलिटिशियन बड़े से बड़े बिजनेसमैन को ख़त्म कर सकते हैं। और इसीलिए इतने अच्छे ताल्लुकात हमारे देश के बड़े उद्योगपति ने रखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उनके बेटे की शादी में जाते हैं। बिल्कुल, वंडरफुल। अभिषेक भाई, बहुत मज़ा आ रहा है इस पॉडकास्ट में। मुझे लग रहा है पॉडकास्ट 4-5 घंटे का होने वाला है। जितना हो सके हम कोशिश करते हैं, और अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखेंगे, तो हम पार्ट 2 इसका बहुत जल्द। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा अभिषेक भाई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। हर्षद मेहता इलीगल काम किए हैं, शुड ही बी अ हीरो फॉर आवर सोसाइटी, फॉर द यूथ? सो हर्षद मेहता को हीरो बनाना तो गलत है। परसेप्शन चेंज हो गई। वो एक सीरीज आई स्कैम 92, उसके बाद सीरीज में सारा परसेप्शन चेंज किया। इससे पहले तो सीए जितने लोग भी करते थे, एमबीए जो लोग कर रहे हैं, उनके तो केस स्टडी में बताया जाता कि द बिगेस्ट स्कैम ऑफ द अर्ली 90s वाज दिस। काफ़ी लोगों ने नुकसान किया। इसने थोड़ा ग्लैमराइज कर दिया। बट वॉज हर्षद मेहता कंप्लीटली रॉन्ग? आई वुड से नो। सिंपल सा एक देखते हैं, लॉजिकल चीज़ देखिए। ग्रो मोर कंपनी, 32 गुड रिसर्च एम्प्लॉयज एट देयर पीक, 32 रिसर्च टीम में थे। ये रिसर्च सिर्फ इंडियन इक्विटीज में नहीं कर रहे थे, इंटरनेशनल इक्विटीज, मर्जर एंड एक्विजिशंस, 1992 की बात कर रहा हूं, ये रिसर्च टीम बैठी है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, इस पे रिसर्च हो रही है। तो बेसिकली ये सिर्फ मैनिपुलेशन नहीं है, ये एक सोची समझी एनालिसिस टीम थी। रिसर्च एनालिस्ट की टीम की हम तब बात कर रहे हैं। आरएस तो आज खुद हमारे पास 1500 है रजिस्टर्ड। हम उस समय पे बात कर रहे हैं 32 लोगों की टीम बैठी, ये चीज है। दे हैव ऑब्लाइज्ड ऑल देयर कमिटमेंट्स ऑन टाइम। हम एसबीआई की बात कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से पूरे केस को पढ़ते हैं तो आर्टिकल के पहले वो अपनी कमिटमेंट क्लियर आउट कर चुके थे। बट थैंक्स टू समबडी, जिनको रहा नहीं गया, इसको पैसा शायद दिया गया था, तो उन्होंने उसका बवाल मचाया गया। दैट वाज नंबर 1। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे, कमिटमेंट के साथ करते करते उन्होंने अपने साथ जितने लोग थे ना, उनका पैसा डूबने नहीं दिया था। हर्षद मेहता ने अपने बर्थडे पे कहा था कि अगले 1 साल में मैं एसीसी को 10,000 ले जाऊंगा। वो 10,000 ले गए, अपने बर्थडे के दिन ही 10,000 था। उसके बाद आप एक बात बताओ, कोई बंदा 1,000 रुपये भी घुसा है, 10,000 की कमिटमेंट उसने पूरी करी है, उसके बाद भी आप बोलोगे मैं और 2 साल बैठूंगा। हर्षद मेहता ने तो अपना कर लिया ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा। 90% ऑफ द पीपल हैड एग्जिटेड, बट दोस 10% वो रहे नहीं। अब 20,000, अरे जिस बंदे ने बोला था उसने कमिटमेंट कर दिया, अब तो निकल जाओ। उसके बाद अगर वो क्रैश हो रहा है, was it purely a fault of Harshad Mehta? But नहीं, we always look for scapegoat, we always look for somebody to put our blame upon. तो पॉइंट ये है, रिसर्च टीम थी, कमिटमेंट्स पूरा किया था, मीडिया पोर्ट्रेड इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया था, उसमें तीसरा पॉइंट क्या था? पॉलिटिशियंस। आपने अगर हमारे देश में पॉलिटिशियन से पंगा ले लिया तो यू नेवर नो। तो मेरा यही कहना होगा कि इंडिया में अगर आपको एज अ बिजनेसमैन भी बहुत बड़ा प्रॉस्पर करना है तो आपको पॉलिटिशियंस के साथ थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। अभिषेक भाई, विजय माल्या पॉलिटिशियंस के साथ पंगा नहीं लिया। आर यू श्योर? मुझे तो ऐसा लगता है पॉलिटिशियंस ने तो उसको बैंक से भर भर के पैसा दिलाया। पर वो कौन से पॉलिटिशियंस थे? सत्ता भी तो बदल गई। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बैलेंस। ऐसे तो अगर आप जाएंगे महाराष्ट्र में, जैसा मैं पुणे में रह के मैं जाता हूँ, अभी बहुत टाइम से नहीं गया, तो आई यूज टू गो टू
एक बहुत बड़ी सिटी थी जिसको पहला मॉडर्न सिटी बोला जाता था बनेगा, उसका प्रोजेक्ट मिला था एक कंपनी को, HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, और कहा जा रहा था कि इससे बढ़िया और कोई मॉडल सिटी हो ही नहीं सकता, ये वाली चीज़ है। आज आप जाके देखिए खंडर है, ऐसा लगेगा हॉरर मूवी की शूटिंग हो सकती है यहाँ पे। बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, जिन जिन लोगों ने 50-60 लाख में वहाँ पे बिल्डिंग ली थी वो कोई नहीं ले रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट लवासा सिटी। उस समय पे भी क्या हुआ था, उस समय पे अब लोग गेस करेंगे मैं कौन से पॉलिटिशियन की बात करूँ, महाराष्ट्र वालों को तो करना चाहिए, आमची मुंबई वाले भी कर लेंगे, यहाँ पे पुणेकर्स भी कर लेंगे। तो एक पॉलिटिशियन था जिनका हाथ था, जो यहाँ सारे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे थे, जिनने सारी लोगों से बात करके रखी हुई थी, जिसके चक्कर में बहुत सारा फ्लो आ रहा था। अचानक से सत्ता बदल गई, उस पॉलिटिशियंस के एंटी बन गए लोग। तो वो जो सिटी बनी है जो एकदम पूरी खंडर बन चुकी है, वहाँ पर भी क्या हुआ था, वहाँ पे लोग जो गेस करेंगे कमेंट्स में पॉलिटिशियन, तो वो पॉलिटिशियन का हाथ था, सत्ता बदल गई और पूरी तरीके से फंडिंग रुक गई, अचानक से HCC के ऊपर पूरी बाढ़ गिर गई। ऑल्सो अगर आप नोटिस करोगे, मैं जिस पॉलिटिशियन की बात कर रहा हूँ, ऑल्दो नॉट डायरेक्टली ऑन पेपर्स, बट पुणे की ऑलमोस्ट 300 IT कंपनीज में उनका स्टेक है, प्रोमिनेंट, उनकी वाइफ के नाम पे। वो भी एक मे बी इन द सेकंड पार्ट विल टॉक अबाउट किस तरह से पॉलिटिशियंस इसमें पूरी तरीके से घुसे रहते हैं, मनी मार्केट और इन सारी चीज़ों में। तो ये वाली चीज़ हुई। सेम गोज विद, सिंस यू मेंशन अबाउट विजय माल्या, तो विजय माल्या सांसद में भी थे और एडवोकेट थे, पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे एक पर्टिकुलर पार्टी को। अब वो पार्टी ही जब नहीं रही, यू हैव टू रिमेन न्यूट्रल, तो इसीलिए आप देखो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स भी आया, या इवन जब डोनेशंस की बात आती है, तो जो हमारे इधर इंडिया के जो टॉप 3 रिचेस्ट फैमिलीज है ऑन पेपर भी, वो बहुत स्मार्टली करती हैं कि भैया इधर अगर 50 करोड़ दिए हैं तो इधर भी 30 करोड़, इसको ट्रेडिंग में हेजिंग कहते हैं, कि इधर भी 25 करोड़ को, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए भाई तूने दिए ही नहीं अपने को। अभिषेक भाई, इस पॉइंट से एक चीज़ याद आ गई। अभी एक सीनियर पॉलिटिशियन ने तो खुले में बोल दिया कि हमें पैसा नहीं दोगे तो हम तो तुम्हारी बुराई करेंगे। एग्जैक्टली तो हाँ, बिल्कुल। तो पॉइंट वही है कि फर्स्ट बैलेंस बना के चलना था। ऑल्सो विजय माल्या को लोग सोचते हैं कि ये लोन वाला केस था इसलिए भग गया। अब मैं लॉजिकल पॉइंट पे बताता हूँ व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक फॉर हिम। देयर वर 2 बिगेस्ट मिस्टेक जो विजय माल्या ने किया। पहला, एक चीज होती है, बफेट सब कहते हैं सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, जो चीज आती है उसी में कूदो। एयरलाइंस उनको आती नहीं थी, ट्रम्प साहब को देख के इंस्पायर हो गए थे कि ये पूरी बिजनेसेस में तो मैं क्यों ना हूँ। ठीक है, पहली चीज वो हो गई। इनके सेक्रेटरी ने इनको कहा भी था, सर अच्छी खासी दारू में वर्ल्ड की 5th नंबर पे चल रही है, कुछ ब्रांड्स हमारे नंबर 1 पे चल रही है, क्यों जा रहे हो? एक ऐसे इंडस्ट्री में आप हो, देखो एकमात्र ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, सिन इंडस्ट्री कहते हैं, दारू और ये दोनों एक ऐसी इंडस्ट्री है, सुट्टा और दारू एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो गम में भी चलती है, खुशी में भी चलती है, गम में तो ज़्यादा चलती है, उसके बाद सेलिब्रेशन में भी चलती है, उसके बाद कॉलेज सिलेक्शन में भी चलती है, ब्रेकअप में भी चलती है। तो इसकी डिमांड तो हमेशा आगे जानी है। एंड कभी भी, मैं लिख के दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट इसको बैन नहीं करेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्सेस इधर से ही आते हैं। सिंपल सी बात है। जो ये भट्टियाँ बिकती हैं, आपको पता है वो लाइसेंस कितने लोगों को लगता है, लाख या कुछ करोड़, मल्टीपल करोड़ में लाइसेंस जाता है। अभी अभिषेक भाई, हमारे पास गुड़गांव में ही 45 करोड़ का ठेका गया है इफ्को चौक के पास। तो 45 करोड़ जहाँ से आ रहा है, मतलब शुरुआत ही 30 के ऊपर होती है, मैं ये बता रहा हूँ। और बड़ा वाला विद ऑल द लाइसेंस तो वो 100 तक चले जाता है। पर आप ये सोचो ना, अगर कोई 100 दे रहा है मतलब उसको कितना पोटेंशियल, पता कितना कमाते होंगे इस चीज से। सो द पॉइंट इज, तो उनके पास इंडस्ट्री बढ़िया थी, तो पहला सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से भटक गए। दूसरा है ना, शोशाबाजी में एक और गलती उनने कर दी, अननेसेसरी एक्विजिशंस। बायजूस के साथ भी वही हुआ था, अननेसेसरी एक्विजिशन। पूरे बायजूस के किस्से में सिर्फ जो सबसे शांतिपूर्वक मजे करके निकला है वो है व्हाइट हैट जूनियर। बढ़िया सही टाइम पे निकले, पैसे लिए, वर्ल्ड टूर चल रहा है उनका, पैसे निकाल के चिपका के निकल गए। आकाश भी चलो बढ़िया था, लेकिन आकाश ने तो इतने टाइम से मेहनत करी है यार, काफ़ी साल पुरानी ब्रांड है, सब कुछ किया है। बायजूस में भी सेम केस था, अननेसेसरी एक्विजिशंस हो गया, उनका वो लग गया। यहाँ पर भी क्या था, ये लोग बड़े जोश में आए कि नहीं हम अब हर जगह पे हमारी फ्लाइट चलाएंगे। अरे भाई कोई रीज़न है क्यों हर जगह पे फ्लाइट नहीं चल रही? बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैच नहीं कर रही है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सही नहीं कर रहे। बट इन्होंने क्या किया, बोले अब हमको एयरक्राफ्ट चाहिए। एयरक्राफ्ट के लिए क्या कर गए, एयर सहारा जो उस समय पे वर्ज ऑफ बैंकरप्सी था, अगर 100 करोड़ का डील होना चाहिए 700 करोड़ में करके आ रहे हैं। फायदा तो उन्हीं का है। सेम चीज़ ना नरेश गोयल जी ने भी करी थी। जेट एयरवेज की अगर हम बात करें तो नरेश गोयल जी ने भी क्या किया था, एयर डेक्कन के जो सबसे, मतलब एयर डेक्कन वाले भी हंस रहे होंगे कि भैया 200 करोड़ की चीज़ें 600 करोड़ में लेके जा रहे हैं, ये सोच के कि अफोर्डेबल चलाएंगे। पीछे से आ गया इंडिगो,
वो अफोर्डेबल में और इनकी हालत टाइट कर दी, फिर डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट। उसके बाद ये भाग रहे थे, आई थिंक सो यूरोप या यूएई भाग रहे थे, फ्लाइट में बैठे हैं, अचानक से नॉक नॉक, कौन है भैया, ईडी सीबीआई, चलो अरेस्ट हो गए। तो ये एयरलाइंस, देखिए एयरलाइंस ऑलरेडी हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ पर आप देखो एटीएफ का जब भी दाम बढ़ जाता है, एयर टर्बाइन फ्यूल, ऑलरेडी कस्टमर से कितना आप चार्ज कर लोगे, प्लस प्रॉब्लम ये हो जाती है 2008-9 जैसा अगर टाइम आ जाता है तो ऑलरेडी ट्रैवलर्स कम हो जाते हैं उस चीज़ में, तो आप और कहाँ से कमाओगे। तो एटीएफ हो गया, चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस पे इतना ज़्यादा निर्भर रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अगर मालिया साहब पहले से डिस्कस करते, एक एयरलाइन में पोटेंशियल थी, अभी मैं है नहीं कहूँगा, जो इंडिगो को कॉम्पीट कर सकती थी, वो मेरे हिसाब से थी आकाशा। क्यों? बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि एज एन इन्वेस्टर, बी इट अ स्टार्टअप इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर, यू शुड नॉट बेट ऑन द कंपनी, यू शुड बेट ऑन द जॉकी। घोड़े पे मत पैसा लगाओ, जॉकी पे पैसा लगाओ। और वही किया था लेट राकेश झुनझुनवाला जी ने। बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स अगर आप उनके मैनेजमेंट का देखोगे, जेट एयरवेज के बेस्ट टैलेंट, इधर के घाट घाट का जिनने पानी पिया था ना, उनको लेके आए थे। उनके राकेश झुनझुनवाला जी के नेटवर्थ का केवल 3% लगा था इस चीज़ पे, तो ऐसा भी नहीं था कि वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, वो धीरे धीरे और लगाने वाले थे। एकदम सस्ते में उन्होंने फ्लाइट्स, एयरक्राफ्ट्स ली थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे। तो आई एम नॉट वेरी श्योर हाउ द लीडर्स आर एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ इट। और उसी के बाद बाकी फ्लाइट्स वालों ने गेम खेलना शुरू किया। बाकी एयरलाइंस ने क्या किया, अच्छा भाई ये इतने सस्ते में दे रहे हैं, इनकी 7:15 की फ्लाइट है अहमदाबाद की, 7 बजे लगा दो, हम पुराने लोग हमारे पास आएंगे, सेम दाम पे लगा दो। तो ये वाला गेम खेल खेल के अच्छा डबल सैलरी देके इनके पायलट्स को बुला लो। बीच में आपने खबर पड़ी होगी बहुत सारे एक ही दिन में काफ़ी सारे, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो दिस इज़, तो पॉलिटिशियंस के साथ रखो, बैलेंस बना के चलो, नॉट जस्ट वन साइडेड पॉलिटिशियन के साथ करो। लर्न फ्रॉम द रिचेस्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री, वो किस तरह बैलेंस बनाते हैं। तो अभिषेक भाई, पॉलिटिशियंस ने मजे भी बहुत लिए हैं, बिल्कुल रेडी टू गिव व्हाटएवर ही हैड टू पे टू इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन उनको ये था वो पैसा लेना नहीं है, मजे लेने। इसका एक सिंपल सा रीज़न है, मज़े भी लेने हैं, प्लस हमको एग्जाम्पल सेट करना है। हमारे देश में हमेशा एक चीज़ रहती है कि हमको एग्जाम्पल सेट करना है। 92 पूरा भसड़ हो गया, ये सिर्फ हमारे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड में 92 में भसड़ हो गए, किसको कर मेहता साहब को पकड़ लो। 2001 में नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि आईटी कंपनीज में भी बबल बन रहा था, ये लोग खुद इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे थे। किस पे करा, चलो केतन पारेख पे बिल पूरा चिपका दो, ये तो स्वीट स्पॉट हो गया। 2008-2009 में क्या करे, पूरा लेमन ब्रदर्स पे लगा दो। अरे भैया हाउसिंग बबल तो पूरा बना हुआ था, जो सब प्राइम क्राइसिस चल रहा था वो हर जगह चल रहा था, बट कोई एक स्वीट स्पॉट चाहिए। मीटिंग बैठी थी कि किस बैंक को बचाया जाए, सब पानी में थे। लेमन को मरने दो, थोड़े बहुत इन लोगों को बचा लेते हैं, सिटी विटी ये सबको बचा लिया गया, लेमन को गए। लेमन बेचारा सोच रहे कि चलो कोई ना कोई बचाएगा, टू बिग टू फेल है, लेकिन उनको वो निपटा दिया, तो वहाँ पर वो बिल काट दिया गया। 2020 में क्या करे, थोड़ा बहुत चाइना पे डाल दो कि भैया ये चाइना नहीं है बनाया हुआ है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा कि भैया अगर मार्केट के हिसाब से देखें वैल्यूएशन तब ज़्यादा थी, तो कहीं ना कहीं वो करेक्ट होना ही था। लाइकवाइज अभी भी यही चीज़ होगी। अभी जिस हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट का पर्सपेक्टिव बोलूँ, डिफेंस स्टॉक्स बोल लो, शिपिंग स्टॉक्स बोल लो, हम यहाँ पर बात करते हैं एनवीडिया की कि एनवीडिया कितना बड़ा, हमारे देश में देख लो शिपिंग स्टॉक्स उतने टाइम पे 4-5 गुना हो गए, एनवीडिया तो कुछ भी नहीं हुआ उसके सामने। सो द पॉइंट इज वी ऑलवेज लाइक टू सेट अप एग्जाम्पल, हम कुछ ना किसी पे ब्लेम डालना चाहते हैं, कभी कोई खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेगा। और अभिषेक भाई, थोड़ी सी डायरेक्ट फायदे की बात ऑडियंस के डन कर लेते हैं। डन। बहुत सारे हमारे छोटे भाई इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, ओके। बहुत सारे स्कूल्स में होंगे, कॉलेज में होंगे, हो सकता है कोई अपना व्यापार करके भी बैठा हो। कोई 3 साइड हसल आइडियाज जॉब के साथ, स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ किए जाए। यार सबसे पहली चीज़ तो है, आज विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी चीज़ें हो सकती है। पहला हसल कर लो, कुछ नहीं तो एक अपना खुद का इंस्टाग्राम पेज बना लो। ज़रूरी नहीं है फेस पेज बनाओ, कुछ लोग होते हैं वीडियो शाय होंगे, पिक्चर शाय होंगे, कोई इशू नहीं है, आप थीम पेजेस बनाओ। थीम पेजेस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप ट्रैवल के बारे में डालने वाले हो, वहाँ पे सारा ट्रैवल लोकेशंस के, आप कहीं पे खाने जाते हो, खाने वाली चीज़ पे डाल रहे हो, आप लोगों से मिल रहे हो, लोगों से कुछ एक पूछ के इंटरव्यू जो एक फॉर्मेट चलता है वो वाली चीज़ कर लो कि गाय आप क्या करते हो जीवन में, इस तरह से। रीज़न ये है कि आप जब एक थीम पेज बनाओगे, सूनर और लेटर अगर उस पर डेडिकेशन के साथ काम करोगे, वो ग्रो होगा। जब ग्रो होगा तो अपने आप उतने से आप पैसा कमा सकते हो। एंड याद रखिए, एक थीम पेज बनाने के लिए आपको जेब में बहुत पैसा नहीं चाहिए, आपको स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एडिटर नहीं चाहिए। कोई एक फैक्ट मैं बताता हूँ, मेरा चैनल अगर अक्रॉस द प्लेटफॉर्म बोलूँ तो 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं सारे मिला के। मैं आज भी DSLR में कभी शूट नहीं करता, मेरा सब फ़ोन पर शूट होता है। मेरा एडिट कुछ एडिट्स पे जाते हैं,
बाकी बहुत सारे एडिट भी नहीं होते हैं। तो जब मैं एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग एवरीवन हैज़ टू फॉलो, मैं तो कहूँगा कि डेलीगेट करो, टीम बनाओ, ये सारी चीज़ें करो, बट मेरा वो स्टाइल है तो मैं उस पर कंफर्टेबल हूँ, ये चीज़ है। तो ये बहाना देना बंद कर दो। भुवन बाम, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिएटर्स ऑफ आर इकोनॉमी, उसने बस एक फ़ोन लेकर 4 कैरेक्टर खुद बन के उसी से 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स बेस अगर उसने खींच लिए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो पहला हो गया अपना थीम पेज, हो गया थीम पेज या यूट्यूब पेज, कोई सा भी एक चीज़ कर लो, दैट इज़ वन हसल विच आई सजेस्ट। सेकेंड इज टुडे देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। आपके पास कुछ ना कुछ तो स्किल होगा, आप या तो अच्छा लिखते होगे, या तो आप कॉपी राइटिंग करते होगे, या तो आप घोस्ट राइटर बन सकते हो। तो फ्रीलांसिंग की काफ़ी वेबसाइट्स हैं, आप उधर जाओ, वहाँ पर जाके अपने आप को रजिस्टर करो, बिडिंग होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो वाली चीज़ करो तो यू कैन डेफिनेटली मेक आउट सम डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी थ्रू द फ्रीलांसिंग वेबसाइट। ये तो हो गया हमारे टेक्नोलॉजी के साइड से। तीसरा है कि इफ़ एट ऑल अगर आप कहीं से थोड़ा सा कैपिटल अगर मैनेज कर सकते हो, इवन 50,000, यू कैन स्टार्ट विद अ स्टॉल ऑफ एनीथिंग रिलेटेड टू फूड। हमारे देश में 3 ऐसा सेक्टर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा अगर स्मार्टली किया गया, रोटी, कपड़ा, मकान, बचपन से बोला गया है। मकान तो महंगा पड़ जाएगा, कपड़ा करा जा सकता है लेकिन स्केल में करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पता है, आई थिंक आप का बिजनेस है तो यू नो कि थोड़ा तो कैपिटल लगेगा। ऐसा नहीं कि आप 50,000 में बोलो कि मैं इंडस्ट्री बना लूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट रोटी एक एरिया है जिस पे आप वर्क कर सकते हैं। भाई साहब आप देख लीजिए, चाय वाले लोग बिल गेट्स से मिल के आ जा रहे हैं, तो आप बिल गेट्स खुद मिलने आ रहा है। तो पॉइंट ये है कि आप, वो एक शिव खेरा जी की किताब थी जिसमें उन्होंने ये मेंशन करा हुआ था कि आपको ज़रूरी नहीं कोई नई चीज़ करनी है, पुरानी चीज़ को नए ढंग से करो तो भी आप पैसा कमा सकते हो। तो ये 3 है। तीसरा, फूड सेक्टर से कुछ भी कर लो, पानी पूरी का लोग अच्छा कुछ। प्रॉब्लम बस ये आती है, ईगो है, यार मैं बड़े घर का हूँ, मैं पानी पूरी का, प्रेस्टीज। भाई साहब जब घर पे 1 रुपये नहीं रहेगा ना, जेब में 1 रुपये नहीं रहेगा, जो करना है करो, अदरवाइज वापस वही क्या डिप्रेशन हो गया मेरे को। कुछ अच्छा कर लोगे ना तो सब लोग यही बोलेंगे कि यार छोटे से शुरू किया था, और सबने छोटे से शुरू किया। मित्तल साहब की बात करो, वो साइकिल रिपेयरिंग करते थे। धीरू भाई अंबानी सर की बात करो तो वो यमन में जाके जॉब कर रहे थे, पेट्रोल पंप पे कर रहे थे। तो ऐसा कोई है नहीं। सी देर आर एक्सेप्शंस, लेकिन एक्सेप्शंस के रिपरकशंस भी। आपने विजय माल्या की बात करी, विजय माल्या 1960 में उनको इलेक्ट्रिक वाला रिमोट कार मिल गया था, मतलब ही वाज सो प्रिविलेज्ड, बट एट द एंड यू नो व्हाट हैपेंस। आई एम नॉट सेइंग कि प्रिविलेज बेकार है, बट आई एम सेइंग कि ये सब कुछ दिमाग का खेल है। और मैं एक बुक सजेस्ट करूंगा सबको, मैं कहूंगा कि ये किताब जरूर पढ़िए, नथिंग रिलेटेड टू बिजनेस एंड ऑल, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इस किताब को पढ़िए, आपको समझ में आएगा, क्योंकि इस किताब ने मुझे हेल्प करी थी। तो मैं जब लोकल में जाता था तो मैं इस किताब को पढ़ता था, जेब में 500-1000 रुपये रहते थे, तब मैंने पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं इसने मेरे को हेल्प करी है। तो मैं सीधे हैक इधर दे रहा हूँ, एक सीक्रेट दे रहा हूँ कि रीड दिस बुक, रीड फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डोंट रीड जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग। इसलिए मत पढ़ो। आज के समय पे सोशल मीडिया पे लोग किताब क्यों पढ़ रहे पता है? इसके लिए नहीं कि उनको कुछ नई चीज़ सीखनी है, इसके लिए कि वो एक पोस्ट बना के डाले, टुडे आई कंप्लीटेड 10th बुक ऑफ माई लाइफ, #रीडिंग। अरे भाई वो 10 को तुमने कभी एग्जीक्यूट भी किया है? तो इस तरह से थिंक एंड ग्रो रिच पढ़िए, दिस इज डेफिनेटली गोना हेल्प। ग्रेट। अभिषेक भाई, एक और चैलेंज जो यूथ के साथ आ रहा है, जैसे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, सोशल मीडिया से बहुत प्रभावित हैं यूथ, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है होने में, लेकिन नोटों के बंडल दिखाए जाते हैं। पहली चीज़ तो मेरे को ये नहीं समझ में आई कि जो लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, ट्रेडिंग का सारा पैसा तो अकाउंट्स में आता है, तो ये नोटों की गड्डियाँ, नोटों के बंडल उड़ाना, ये मतलब ज़रूरी है? ये तो फालतू चीज़ है, एस्पिरेशन बेचा जा रहा है और कुछ नहीं है। ये वैसे भी चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया के नोट रहते हैं, असली नोट रहते हैं नहीं, जाके आप चेक करोगे तो आपको पता लगेगा। पॉइंट ये है कि यूथ बहुत प्रभावित है आज के समय पे, धीरजता किसी के अंदर है नहीं, धैर्यता नहीं है। आप देखो 15 साल पहले अगर हमारी पीढ़ी से बात करते तो यार 5 लाख का पैकेज लग जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा भाई। आज का यूथ 1 करोड़ के नीचे बात ही नहीं कर रहा। 1 करोड़ तो मैं थोड़ा कम बोल रहा हूँ आज के टाइम पे, थोड़ा बड़ा होने के बाद अगर सोशल मीडिया उसने देख लिया है तो भैया आई वांट टू फायर कंसेप्ट आ गया ना, जल्दी रिटायर होना है, 30 साल में मेरे को रिटायर होना है। भाई क्यों रिटायर होना है? एक समय पे तो 30 साल पे लोग नौकरी शुरू करते थे, इनको 30 साल पे रिटायर होना है। तो प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो मैन्युपुलेटर्स हैं, जो गंदे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनने ये नफ्स पकड़ लिए कि भैया इनका माइंड तो ये है, पैसा चाहिए, ये चाहिए। और दोस्तों यारी में आप देख लेते हैं कि भैया अगर 10 नॉर्मल दोस्त, एक रईस दोस्त है, उसके पापा ने उसको 1 लाख रुपए की पॉकेट मनी देख रहे हैं, तो उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो उनको लगा यार ऐसी लाइफ चाहिए भैया, मैं इसके कर्जों तले क्यों दबूँ, मेरे को भी ऐसा चाहिए। तो प्रॉब्लम है सबको फास्ट चाहिए, बट जल्दी का काम शैतान का होता है, सिंपल सी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, आई वुड नॉट से कि आप स्लो चलो, बट आप एक नॉर्मल पेस पे चलो।
एंड जब मौका मिले तब चौका छक्का मारो। हर बॉल पे आप चौके छक्के नहीं मार सकते हो, हर बॉल पे छक्के मारने की कोशिश करोगे तो आउट होना ही है। सही बॉल का वेट करो ना। तो ये प्रॉब्लम हो रही है यूथ के साथ। तो सोशल मीडिया बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये आपके माइंड को पूरी तरीके से ख़राब कर रही है। सोशल मीडिया बनाने वाले सारे बड़े बड़े जो IT डेवलपर्स हैं, उनको ये कार्य दिया गया है कि भाई ये बंदा अगर एक बार इस रील पे आया और उसने अगर एक हिपोपोटामस देख लिया है तो अगले 20 मिनट तक इसको सिर्फ हिपोपोटामस दिखाते रहो, क्योंकि इसको हिपोपोटामस में मजा आ रहा है। अगर इसने पैसे वाली चीज़ देखी तो इसको इतने पैसे वाली चीज़ दिखाओ कि इसका माइंड भ्रष्ट हो जाए। हम प्लेजर लूप में फंसते जा रहे हैं। सोशल मीडिया इज़ नॉट बैड, बट द वे वी आर यूजिंग इट, दैट इज़ बैड। तो सोशल मीडिया, इससे बचने के सिर्फ सिंपल से 3 तरीके हैं। अपने ऊपर एक टाइम लिमिटेशन लगा दो। जैसे बचपन में, आजकल के लोगों के बचपन में तो नहीं होता है, हमारे बचपन में होता था कि टीवी की केबल काट दी जाती थी, इंटरनेट का तो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, फ़ोन वोन इतना था नहीं, तो हमारे डिस्ट्रैक्शन उधर खत्म। उसके बाद वाली जो पीढ़ी आई, इंटरनेट काटा जाने लग गया, वो भी बढ़िया है। पर आज के टाइम पे तो भैया फ़ोन है, घड़ी में से हेलो हाँ क्या हो गया, ये चल रहा है, ईयरफोन लगा लो, ये लगा लो, टैब है। बहाना क्या है भैया, पढ़ने के लिए तो हमको टैब लगेगा ही, लैपटॉप लगेगा ही। अपने आप को कंट्रोल करो। देखो, आपका डेस्टिनी आप खुद कंट्रोल करोगे, नो बडी एल्स कैन डू दैट। स्टॉप ब्लेमिंग कि गवर्नमेंट ये वो है, वो तो हमेशा रहेगा, कुछ ना कुछ खराब रहेगा। और जो लोग ये सोचते हैं कि इंडिया में ये खराबी है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ खराबी नहीं है, बट फिर आप चाइना जाके देखो क्या हो रहा है वहाँ पे। चाइना में बड़े से बड़ा इंसान, जैक मा की अगर मैं बात करता हूँ, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स गायब, लास्ट एक स्कूल में देखे जा रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में। हमारे इधर तो आधे जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो इसी पे उनके जोक्स चल रहे हैं और वो चले जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। वहाँ पे रातों रात उठाए जाते हैं। वहाँ का सबसे बड़े फैशन डिजाइनर को उठा दिया, सबसे बड़े रियल एस्टेट मुगल को हटा दिया। चाइना में रैंकिंग दी जाती है। वंडरफुल। कुछ तो जर्मनी में बैठ के भी वीडियोस बना रहे हैं अभिषेक भाई, और वो कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर मोदी डिक्टेटर हो तो जैसे पाकिस्तान में अननोन सोर्सेज रोज उड़ा रहे हैं, तो इस भाई को छोड़ देंगे क्या? तो आप खुद सोचो, वो भाई का नाम तो मैं करूंगा नहीं, मैंने भी एक रील बनाई थी तो उनके काफ़ी सपोर्टर आ गए थे। फिर मेरे को बाद में किसी ने बताया, इन भाई के बहुत सारे ग्रुप्स चलते हैं, कहीं पर भी कुछ बोलो तो इनके बहुत सारी पूरी पीढ़ी आ जाती है। लोग गेस कर लेंगे कमेंट में हम किन भाई की बात कर रहे हैं। तो पॉइंट वही है कि सोशल मीडिया पे लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अच्छा, सोशल मीडिया वाले लोग जो है अभिषेक भाई, ये सोचते नहीं है कि मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान में जो जेल में बंद हैं, जेलों में घुस के उनको मरवा रहे हैं, उनको जहर, मतलब एक अननोन यार वो उसमें क्या है कि सोचने की क्षमता कम हो गई है लोगों की। तो ये नहीं सोचते हैं कि ये जर्मनी में रह रहा है, किसी घर में रह रहा है, तो 1 मिनट से भी कम लगना है मोदी जी को, तो अगर ये डिक्टेटर हो तो पॉइंट वही है, ये लोग सोच ही नहीं रहे ना, और सोचने का मौका कम है। सोचने की क्षमता ही नहीं है, और मौका ही नहीं दे रहे ना। मैं आपकी ऑडियंस से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, वो लोग कमेंट्स में बताएंगे। लास्ट आपने कब एटलीस्ट 5 घंटे, जब जगे हो, सोने के टाइम पे नहीं, जब जगे हो 5 से 6 घंटे, ना आपने मोबाइल छुआ है, ना आपने टैब छुआ है, ना आपने कंप्यूटर छुआ है, ना आपने इनफैक्ट किताब छुई है, अपने साथ समय बिताया? आप बताओ। हमारे समय पे बोरियत होना वॉज अ लग्जरी, नहीं वॉज अ थिंग जो हम करते थे। आज के समय पर बोर होना इज अ लग्जरी। गाड़ी में जा रहे हो, गाना बज गया, बैठे हुए फोन लग गया, कुछ नहीं तो यही चल रहा है, टाइम पास, कुछ कर नहीं रहे हम प्रोडक्टिव। हाँ, ये एक SMS आया, ये वो वाली चीज़ आई है, स्वाइप चल रहा है, स्वाइप पे स्वाइप चल रहा है। तो पॉइंट वही है कि सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई, आपको सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। यू आर बम्बार्डेड विद सो मेनी थिंग्स। 50,000 थॉट्स तो ऐसे ही आते हैं। 50,000 आप बाहर से ले लेते हैं। आप रास्ते में जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, रियलिटी चेक देता हूँ, आंखें बंद करके आप याद करो, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप भले स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो या बिजनेस ऑफिस जा रहे हो, ट्रैफिक को मारो गोली। लास्ट आपने कब, जब अपने घर से आप ऑफिस जा रहे हो, आपने कब बादल को देखा? कितने पेड़ देखे? पेड़ पे बैठी चिड़िया देखी? ऐसा तो नहीं है कि नहीं थे, सब हैं। कितने बार आपने ऑब्जर्व किया, अनटिल अनलेस वो कुत्ता आपके सामने से नहीं गुजरा, कितने बार आपने ऑब्जर्व किया कि साइड में कितने गाय और थे? कुछ ऑब्जर्व नहीं। क्यों? क्योंकि बाड़ी में तो बढ़िया गाना चल रहा था, रेडियो लगाया हमने, गाने सुन रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन अलग चल रहा है, पीछे लैपटॉप में हमारा काम चल रहा है, भैया जॉब 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 जॉब। बैलेंस की ना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यूथ ने अगर आज के इस पूरे पॉडकास्ट से एक चीज़ करी कि बैलेंस इज नेसेसरी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू बी बैड। किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब हो सकता है। ज़्यादा शुगर लोगे, डायबिटीज़ होगा, ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, कार्डियक अरेस्ट होगा, ज़्यादा काम करोगे, हाइपरटेंशन होगा। मतलब डोंट बी अ वर्कहॉलिक, बी अ वर्कफ्रॉलिक। फ्रॉलिक मतलब जो मजे करे, जिसको काम में मजा आ रहा है। ज्यादा अगर आप सोगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। कम सोगे, एक्सट्रीम भी बिल्कुल कम सोगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा मुझे वर्क करना है, बट आई विल जस्ट एडमिट। अनदर थिंग, अगर आप ज्यादा शॉपिंग करोगे, कर्जे में जाओगे, तो ज्यादा सोशल मीडिया भी यूज करोगे तो आप बर्बाद होगे। तो स्क्रीन टाइम लोग अगर अपना देखें, तो मेरे
आप पुष्कर जी को जानते होंगे, पुष्कर राज ठाकुर हैं। तो परसों हम साथ में ही फ्लाइट में आ रहे थे, एक इवेंट में थे गोवा में, तो वहाँ पे हमको फेलिसिटेट किया था। तो बाहर आके फिर ऐसे ही मेरी बात हुई, तो मैंने बोला कुछ तो बात हुई इंस्टाग्राम की, तो उन्होंने ना अपना फ़ोन दिखाया, बोले ये देख पूरे वीक का उनका इंस्टाग्राम कंजम्पशन वीकली चल रहा है 30 मिनट 35 मिनट। मैंने बोला और ये सोशल मीडिया के बंदे हैं भैया, मिलियन फॉलोअर्स वाले। मैंने बोला ये क्या सीन है? बोला मैं देखता ही नहीं हूँ यार, थोड़ा टाइम फैमिली, बाकी काम, मेरे को इस सब से मतलब नहीं है। तो ये लेवल का डिसिप्लिन सोचे जो आगे गए, ये ज़रूरी है। पर अगर आप बैठे हो 3 घंटे, अब 3 घंटे अगर आप सीखने के लिए बैठे हो, जैसे कोई अगर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो एक अलग चीज़ है, बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग। लेकिन अगर आप 1.5 घंटे बैठ के सिर्फ ट्रेलर्स देख रहे हो, बाहुबली पार्ट 3, कल की पार्ट 4, ये चल रहा है, टॉम एंड जेरी चल रहा है, तो एंटरटेनमेंट चाहिए, बैलेंस चाहिए, बट पूरा देखना इज अ शेयर वेस्टेज ऑफ। ग्रेट। अभिषेक भाई लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। बिल्कुल। कुछ बड़े व्यापारियों की बात कर लेते हैं, और वो व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में बहुत काम किया है। आप तो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। झुनझुनवाला वर्सेस वॉरेन बफेट। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि शेयर बाज़ार में जो भी बंदा 10 साल से ऊपर टिक गया है वो कभी भी अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहेगा, वो लर्नर है। तो मैं लर्नर हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। हम कौन होते हैं, छोटे लोग हैं हम इनको जज करने के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमको सीखनी भी है और कुछ नहीं भी सीखनी है। पहले क्या नहीं सीखना है वो समझ लेते हैं। लेट राकेश झुनझुनवाला जी 50,000 करोड़, 5,000 से 50,000 करोड़ का सफ़र जिन्होंने बनाया, वो जाते वक्त भी रिग्रेट के साथ गए। उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला कि मैंने हर जगह निवेश कर दिया, सबसे मेन जगह पे निवेश ही नहीं किया, वो थी मेरी सेहत, मेरा हेल्थ। आज की यूथ भी यही गलती कर रही है। मुझे पता है वो देखते वक्त भी पिज़्ज़ा ही खा रही है, मैगी खा रही है, छोले भटूरे खा रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो ये लर्निंग है कि हम कंपाउंडिंग की बात कर रहे हैं कि कंपाउंडिंग लॉन्ग रन में पैसा बनेगा, लॉन्ग रन में पैसा बनेगा। वॉरेन बफेट सर आज द वॉरेन बफेट सर इसलिए नहीं है कि उनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी, वो इसलिए अच्छी है क्योंकि उनकी लॉन्जिविटी ज़्यादा है। 65 ईयर्स ऑफ कंपाउंडिंग उनको मिल रहा है, 65 साल के कंपाउंडिंग। मेरा पॉइंट सिंपल से, अगर आप हेल्थ पे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे तो आप जियोगे नहीं, तो लॉन्ग टर्म की कंपाउंडिंग कहाँ से आएगी? दुर्भाग्यवश अगर 40 की उम्र में हमारे देश के बहुत बड़े सिंगर के बिग बॉस के विनर, ये सब 40 की उम्र में चले गए। अगर सोचिए इन्हें 30 साल में इन्वेस्टिंग चालू किया होता, बोलते 30 साल तक मैं इन्वेस्ट करता रहूँगा और मैं कंपाउंडिंग करूँगा। दुर्भाग्यवश कहाँ से करेंगे? 10 साल में तो आपकी कंपाउंडिंग ही पूरी नहीं हो पाएगी। तो भाई जितने लोग सोच रहे हैं कि भाई कंपाउंडिंग से पैसा बनाए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट फॉर वॉरेन बफेट सर हुआ। नेगेटिव हुआ राकेश जी का। राकेश जी की अब पॉजिटिव की एक बात करते हैं। राकेश झुनझुनवाला जी की एक सिंपल से थी, एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे, बहुत सारी पब्लिक थी, एक रिपोर्टर पूछता है, क्योंकि वो बार बार बात कर रहे थे, ट्रेडिंग की बात कर रहे थे। उनका अगर आप देखोगे फोर्ब्स हो या कहीं पर भी मैगजीन हो, वो लिखते थे ट्रेडर/इन्वेस्टर, वो कभी सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं बोलते थे, ट्रेडर/इन्वेस्टर। तो एक लड़की उठ के बोलती है, अरे क्या आप राकेश जी ट्रेडिंग बोल रहे हो, सारे इन्वेस्टर बैठे, इन्वेस्टिंग के बारे में बताओ यार ये क्या है। राकेश जी रिप्लाई में बोलते हैं 5,000 रुपये लेके आया था, आज उस समय पे 10,000 करोड़ कमाया। ये कमाने के लिए पैसा क्या तुम्हारे बाप ने दिया था मुझे? ट्रेडिंग करनी पड़ी, मजबूरी है। 7.5 लाख रुपए का लोन लिया था और उससे उन्होंने ट्रेडिंग करी। समय अलग था, बदला सिस्टम चलता था, 100x का लेवरेज मिलता था। स्मार्टली उन्होंने किया, वहाँ से उन्होंने बहुत पैसा मल्टीप्लाई किया और उनको ऑब्लाइज भी किया, झूठ नहीं बोला उन्होंने बोला हाँ मैंने करा है, ट्रेडिंग करा है। 9 साल तक उनका नुकसान भी था, उन्होंने ये भी कन्फेस किया है, बट उन्होंने ट्रेडिंग करी। तो उनसे सीखने का क्या है? ये सीखने का है कि आप मल्टी डिमेंशनल होके भी शेयर बाजार या मार्केट से पैसा बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही चीज़ से पैसा बनाओ, आप मल्टीपल चीज़ों से भी पैसा बना सकते हो। लक्ष्य आपका 100 रुपये कमाना है, 100 रुपये एक ही चीज़ से कमाओ या 10 रुपये 10 जगह से कमाओ। ये वाली चीज़ हो गई। दूसरी, वो रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करते थे। जूहू के पास 300-500 करोड़ के उनके इन्वेस्टमेंट्स थे। उन्होंने वो एक नया घर लिया था, जाते जाते 10,000 करोड़ का, उस पर पूरा काम चल रहा था, तोड़ के वापस बना रहे थे। रियल एस्टेट में थे। एल्केमी कैपिटल नाम की एक कंपनी थी PMS में, उधर से कंसल्टिंग फ़ी भी मिलती थी। तो इनने सारी चीज़ें करी हैं। तो जो लोग सोचते हैं नहीं कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर आ रहा है वो 4 चीज़ें क्यों कर रहा है, क्योंकि भैया हर बड़े इंसान ने करा है, हम बस उनको फॉलो कर रहे हैं, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि भैया तुम क्यों कर रहे हो, वो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, बफेट सर की इसमें अगर मैं बात करूँ, बफेट सर से पेशेंस सीखना पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूँ पेशेंस इज़ अ कमोडिटी विच इज़ रेयर इन सप्लाई दीज डेज। लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। मंदिर की लाइन में खड़े रहेंगे, 15 मिनट अगर लग गया तो पीछे वाले को गाली देने लग जाते हैं। अरे भाई मंदिर में आओ, मैंने खुद देखा है। ओमकारेश्वर गया था, थोड़ा सा वो टच हो गया किसी का, सामने वाले का, तो सामने दोनों माँ बहन की गाली कर रहे हैं। मैंने बोला अरे प्रभु के दरबार पे आओ यार, थोड़ा सा तो देख लो। तो पेशेंस बफेट सर से इसलिए सीखना है। एक नॉर्मल छोटा सा किस्सा था, 1997 से लेके 2001 तक
सारी मीडिया ने उनका बहुत मजाक बनाया। तब तो सोशल मीडिया नहीं था, वरना तो ट्रोलिंग हो जाती है उनकी खतरनाक वाला। क्यों? क्योंकि वो अपने फंड मैनेजमेंट का पैसा कहीं लगा ही नहीं रहे थे। पूरी दुनिया उसी बीच में कोई 3 गुना कमा रहा है, 2 गुना कमा रहा है, मार्केट पूरी तरीके से बढ़ रहा है। बफेट सर ने एक एनुअल जनरल मीटिंग में कहा कि यार देखो, मेरे को ना समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं किधर पैसा लगाऊं, क्योंकि आईटी तब चल रहा था, टेक चल रहा था, टेक बबल, और टेक मेरा फोटे है नहीं, जो मेरे को समझ में नहीं आता मैं उसमें पैसे क्यों लगाऊं। सिंपल सी बात है। 2001 का फिर जब एजीएम हुआ 2002 का, तब बफेट सर और उनके पार्टनर, लेट पार्टनर चार्ली मंगर जब एंटर हुए, उनको स्टैंडिंग ओवेशन 10,000 लोगों ने दिया कि भाई हम सब के पैसे डूब गए, जो कमाया 3 साल में सब डूब गया, आप एकमात्र हो जो पॉजिटिव में बैठे हुए हो। पेशेंस आप देख रहे हो, पूरी दुनिया जब आपके अगेंस्ट खड़े हो, पर भी आपका अगर कन्विक्शन हो, चाहे वो बिजनेस पे हो, चाहे आपके सिस्टम पे हो, तभी आप पैसा कमा सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई। एंड फाइनल चीज़, अगर आप मुझसे पूछो, दोनों व्यक्तियों से एक चीज़ सीखने की बिल्कुल है कि अनकन्वेंशनल पाथ को लेकर भी बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाया जा सकता है, बट वेल्थ बनाने के लिए समय लगता है। रिच आप ओवरनाइट शायद लॉटरी खेल के जीत सकते हो, बट रिच डजंट मीन वेल्दी। वेल्दी बनने के लिए आपको 20-30 साल का प्रोसेस लेना पड़ेगा, जो इस यूथ को समझना पड़ेगा कि हर बंदा मार्क जकरबर्ग नहीं बन सकता है, हर बंदा बिल गेट्स नहीं बन सकता। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद आउटलायर्स। 145 करोड़ की हमारी जनता है, कितने लोग 20 साल की उम्र में बिलियनर बने। तो आपको आउटलायर के साथ कंपेयर मत करो, मेहनत करो, कोशिश करो, साइड हसल्स करो, फोकस बनाओ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, सोशल मीडिया को समझदारी के साथ यूज करो, लिमिट में यूज करो, इस पॉडकास्ट को लाइक करो, और उसके बाद सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और उसके बाद जब आपका ये पूरा प्लान बनेगा ना, उसको स्टिक करो। आपके घर वाले कुछ बोलेंगे, ये बोलेंगे, लेकिन आप अगर अपने कन्विक्शन को लेके सॉलिड हो, बट विथ कैलकुलेशन, अनरियलिस्टिक नहीं कि भाई मैं आज नासा जितना बड़ा रॉकेट बना दूंगा नासा के लिए। भाई आप इधर बैठे हो, आपके जेब में 500 रुपये नहीं, आप नासा की रॉकेट बोलो। हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार मैं अगले 2 साल में एक ऑफिस खरीदूंगा जहाँ पर मैं इसकी काम की तैयारी शुरू करूँगा, 5 साल में इतने एम्प्लॉयज़ रखूंगा कि हम बेस मटेरियल बना के नासा को प्रोवाइड करेंगे, और 15 साल में मैं इस लेवल पे आ जाऊंगा कि मैं रॉकेट्स बनाने लग जाऊँ। दिस इज स्टिल रियलिस्टिक। पहले शायद इसको 30 साल लगते थे, अब विद टेक्नोलॉजी 15 साल लगेंगे। तो इस तरह से अगर प्लानिंग बनाया जाए तो वॉरेन बफेट सर और राकेश झुनझुनवाला जी से लाइफ लेसन्स भी आपको सीखने मिलते हैं, और इन्वेस्ट। वंडरफुल अभिषेक भाई, बहुत मज़ा आया। एक तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमें पता चले, और हमने ना बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस को, जैसे हम जिक्र कर रहे थे, डिस्कस किया। हेल्थ से भी रिलेटेड हमने बात की, हमने फाइनेंस से भी रिलेटेड बात की, स्टॉक मार्केट से भी रिलेटेड बात की। सो आई एम श्योर हमारे यूथ को बहुत मज़ा आया होगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस पेज को तो कर लीजिए। अभिषेक भाई के अकाउंट की डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, उनके पेज को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वैसे तो अभी तक कर लिया होगा। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर जल्द।